नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्य एग्जाम पर। सीटेट एग्जाम सामाजिक विज्ञान का ब्रह्मास्त्र रिवीजन हम कराने जा रहे हैं। इसमें आपको वही तथ्य बताए जाएंगे जो इस बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। केवल एकदम फैक्ट टू फैक्ट रेलेवेंट चीज़ें बताई जाएंगी। आइए, इस क्लास को हम अपनी तरफ से ज़्यादा मज़ेदार बनाने का प्रयास करेंगे। हालांकि बोरिंग तो होता ही है, लेकिन आइए देखिए एक बार प्रयास हमारा भी। भौतिक मानचित्र में आपसे पूछा जाता है कि भौतिक मानचित्र में विभिन्न चिन्हों का उपयोग किया जाता है ताकि प्राकृतिक स्थलों और भौतिक विशेषताओं को दर्शाया जा सके। यहाँ कुछ मुख्य चिन्ह हैं जो भौतिक मानचित्रों के उपयोग में किए जाते हैं। जैसे नदी के लिए आप जानते हैं, एक पतली नीली रेखा जो नदी मार्ग को दर्शाने के लिए काम आती है, वहाँ भौतिक मानचित्र पर प्रयोग की जाती है। झील के लिए बच्चों एक नीला रंग जो झील के क्षेत्र को दर्शाता है। समुद्र के लिए गहरा नीला रंग का प्रयोग किया जाता है। जलप्रपातों के लिए छोटा सा नीला चिन्ह जो है कि दे दिया जाता है, जिससे पता चलता है कि जलप्रपात है। अब भूमि संबंधित चिन्ह की बात करेंगे, जमीन से जुड़े हुए कुछ, तो पहाड़ जो जमीन से जुड़ा होता है, ये हरा रंग का पहाड़ी क्षेत्र दर्शाया जाता है। मैदान के लिए पीला रंग जो मैदानी क्षेत्रों में दर्शाया जाता है। रेगिस्तान के लिए एक भूरा रंग का प्रयोग किया जाता है जो रेगिस्तानी क्षेत्र को दिखाता है। जंगल के लिए गहरा हरा होता है जो वनस्पति वाले क्षेत्र को दर्शाने के लिए मानचित्रों पर प्रयोग किया जाता है। अच्छा, अन्य चिन्हों की बात कर लो। अन्य चिन्हों में देख लीजिए, सड़क को आप एक काली रेखा से जो सड़क मार्ग को दर्शाती है आप दिखा सकते हैं। रेलवे के लिए एक पतली काली रेखा जो रेलवे के मार्ग को दर्शाती है। ठीक है, ये ऐसे वाली रेलवे के मार्ग को दर्शाती है। शहर के लिए एक लाल रंग जो शहरी क्षेत्र को दर्शाता है। और गांव के लिए एक हरा रंग, गांव हरा भरा होता है, आप जानते हैं गांव में हरियाली छाई होती है, विभिन्न फसलों की प्रधानता होती है, पेड़ पौधे मिलते हैं, प्राकृतिक वनस्पतियों से हरा भरा हमारा गांव सुंदर ग्रीन ग्रीन दिखता है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि और क्वेश्चन की क्या आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बच्चों, दिया है कि मृदा अपर्दन मतलब मिट्टी का क्षरण। ये पर्दन या ध्यान देना, मृदा अपर्दन था, यहाँ मिस्टेक है थोड़ा सा प्रिंटिंग में। एक प्रक्रिया है जिससे मिट्टी के कण हवा या पानी बर्फ के प्रभाव के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। यह प्रक्रिया मिट्टी की गुणवत्ता को खराब कर देती है। जब मिट्टी के उपजाऊपन वाले स्पेशल जो कण होते हैं, महीन कण मुलायम, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएंगे तो वहाँ की मिट्टी खराब हो जाती है और कृषि उत्पादन को प्रभावित करती है। तो मृदा अपर्दन, इसको अपर्दन पढ़ना बच्चों, मृदा अपर्दन, ये मृदा अपर्दन। तो मृदा अपर्दन के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो पहली चीज़ तो वर्षा है। वर्षा की बूंदें जब मिट्टी के कणों को तोड़ सकती हैं तो उन्हें बहा भी सकती हैं। हवा भी है, वो मिट्टी के कणों को उपजाऊपन के उसके मुलायम धूल को उड़ा ले जाती है और एक दूसरे स्थान पर ले आकर पाट देती है। तीसरी बात, पानी के कारण भी मृदा अपरदन होता है। पानी मिट्टी के कणों को बहा कर ले जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। और चौथी चीज़, मानव गतिविधियों के बारे में कहा जाता है कि मानव गतिविधियाँ जैसे कि वनस्पतियों की, वृक्षों की कटाई करता है मनुष्य, खनन करता है, निर्माण कार्य करता है। इससे मिट्टी के कणों को जो है कि टूट फूट के वो कमज़ोर हो जाता है, जिससे उसको आसानी से जो है कि उसका अपरदन होता रहता है। अगर बात करेंगे कि मृदा अपरदन को रोकने के उपाय क्या क्या हैं, तो मृदा अपरदन को रोकने के उपाय में सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वनस्पतियों को कटाई को रोकना चाहिए। आपको वनस्पति वृक्षों की कटाई को रोके। मिट्टी की जुताई से मिट्टी के कणों को मजबूती मिलती है और उन्हें बहने से रोका जा सकता है। जोतने के बाद उस पर पाटा चला के उसको दबाया जाता है। मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना चाहिए। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने से मिट्टी के कणों को मजबूती मिलती है और वो बहने से रुकते हैं। बांधों और तटबंधों का निर्माण करना चाहिए, बांध बनाने चाहिए। तटबंध ये खेतों के किनारे होने चाहिए ताकि मिट्टी के कण बहने से रुके, यानी मेड़बंदी जो होती है वो बड़ी होनी चाहिए, मल्चिंग होनी चाहिए। मिट्टी के संरक्षण के लिए कानून भी बनाया गया है, बनाना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब बात किया जाए इधर नीचे तीसरी पॉइंट क्या दिया हुआ है। तीसरे पॉइंट में आपसे ये कह रहा है कि मृदा की छिड़ता यानी मिट्टी का जो कटाव है, यह एक प्रक्रिया है जिससे मिट्टी कण हवा या पानी बर्फ प्रवाह में के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इससे गुणवत्ता खराब होती है। तो मिट्टी की मृदा की छींड़ता, अच्छा छींड़ता ये ध्यान देना, ये वाला छींड़ता है, ये छींटता है बच्चों। तो वनस्पतियों की कटाई को रोकना, मिट्टी की जुताई, मिट्टी की उर्वरता, वही वाली बात है, उसकी छींटता को कम करने के लिए ये सारे उपाय। वृक्षारोपण आप कर सकते हैं।
उन मिट्टी की क्षीणता को रोकने के लिए। क्षीणता का मतलब ये है कि हाँ, वो कमज़ोर हो के ख़राब होती हैं, तो वृक्षारोपण से मिट्टी के कोड़ों को मजबूती मिलती है और वो बहने से रुक जाते हैं। मिट्टी का परीक्षण भी करवाना ज़रूरी है। मिट्टी के संरक्षण के लिए शिक्षा और जागरूकता भी बढ़ाए जाने से मिट्टी की जो है कि बचत होती है। अच्छा, भारत में मिट्टी की बात हो ही रही है तो ये भी प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, जिसमें कुछ निम्न यहाँ पे दिए हुए हैं। काली मिट्टी बच्चों, यह मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात में पाई जाती हैं। यह मिट्टी में कपास, गन्ना और फलों की खेती के लिए ये उपयुक्त मानी जाती है। जैसे आप महाराष्ट्र के बारे में जानते हो कि जितने रसदार फल हैं वो सब महाराष्ट्र में मिलते हैं। आपको अंगूर मिल जाएगा, संतरा मिल जाएगा, अनार मिल जाएगा, रस वाले फल वहाँ मिलते हैं ज़्यादातर। फलों के लिए आदर्श कंडीशन है जो है कि काली मिट्टी। लाल मिट्टी में कहा जाता है कि यह तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटका, केरला में पाई जाती है। यह मिट्टी चाय, कॉफ़ी और मसालों के लिए उपयुक्त होती है। वहीं भूरी मिट्टी जो है, यह मिट्टी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में पाई जाती है। यह मिट्टी गेहूँ, धान और मक्का के लिए उपयुक्त होती है। रेतीली मिट्टी की बात करोगे तो यह मिट्टी राजस्थान, गुजरात के और कुछ क्षेत्रों में और हरियाणा में भी पाई जाती है। यह मिट्टी बाजरा, ज्वार और मक्का की खेती के लिए उपयुक्त होती है। दोमट मिट्टी जो ज़्यादातर गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्रों में, ब्रह्मपुत्र में मिलती है बच्चों, यह मिट्टी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में पाई जाती है। यह मिट्टी गेहूँ, धान और मक्का की खेती के लिए उपयुक्त होती है। एलुवियल सॉइल की बात कर लें तो ये भी दोमट की कैटेगरी की होती है। यह मिट्टी गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों में पाई जाती है। इसको ही दोमट मिट्टी कहा जाता है। ध्यान देना, एलुवियल सॉइल लिखा हो तो यही दोमट मिट्टी है। लैटराइट मिट्टी की बात करोगे तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका में पहाड़ी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी चाय, कॉफ़ी और मसालों की खेती के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, जानते हैं आप चाय और कहवा की खेती के लिए 200 से 250 सेंटीमीटर बारिश चाहिए, लेकिन पानी उनकी जड़ों में थोड़ा भी ना रुक पाए, तुरंत पानी जो है निकल जाए वहाँ से, तब उस आइडियल कंडीशन में जो है कि चाय और कहवा की खेती आसानी से की जाती है और एक अच्छी फसल का निर्माण होता है। पहाड़ों पर खेती करने के बारे में हम बात कर लें तो ये एक चुनौतीपूर्ण काम होता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि की ढलान अत्यधिक होने के कारण मिट्टी की गुणवत्ता और जलवायु स्थितियों खेती के लिए अनुकूल नहीं होती है। फिर भी हम पहाड़ी क्षेत्रों में खेती करने वाले किसानों ने विभिन्न तकनीकों और विधियों का विकास किया है बच्चों, जो पहाड़ों में खेती करने में मदद मिली है। कुछ तकनीकी और विधियां हैं क्या क्या किसानों ने डेवलप की, तो पहली चीज़ है बारी खेती। है एक पारंपरिक तकनीक है जिसमें किसान पहाड़ी ढलानों पर बारी बारी से खेती करते हैं। सीढ़ीदार खेती में यह ऐसी तकनीक है जिसमें किसान पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीदार आकार की खेती करते हैं। पहाड़ी खेती एक तकनीक है जिसमें किसान पहाड़ी ढलानों पर विशेष रूप से डिजाइन किए गए खेतों में खेती करते हैं। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? एक ऐसी तकनीक है जिसमें पौधा को मिट्टी के बिना पानी में उगाया जाता है। ये कमाल का है, जैसे आपने देखा होगा सिंघाड़े की खेती की जाती है, हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। इसमें पौधों को मिट्टी के बिना पानी में उगाया जाता है। जो पानी में उगाए जाने वाले पौधे हैं, स्पेशली सिंघाड़ा वगैरह आप देखे होंगे। और ये है आपकी जो है कि यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें पौधे ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल फार्मिंग इसमें लिखा है, हालांकि ये समझ में नहीं आया है, प्रिंटिंग गड़बड़ है इसकी। वर्टिकल फार्मिंग में क्या होता है कि एक ऐसी तकनीक है जिसमें पौधे को ऊर्ध्वाधर दिशा, ऊर्ध्वाधर मतलब ये होता है, ऊर्ध्वाधर मतलब ये होता है आपके ठीक सामने जो है लगा हुआ, ये मान लो ये इंसान है, इनके ठीक सामने ऊर्ध्वाधर। वर्टिकल का मतलब ये है कि इस प्रकार की खेती होती है। वर्टिकल मतलब आप जान लो बच्चों की ऊर्ध्वाधर खेती कैसे करते हो। जैसे मान लो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक एक मचान बना के एक के ऊपर एक के ऊपर कई मंजिल में खेती की जाती है, उसको ऊर्ध्वाधर खेती कहते हैं। ठीक है। अच्छा, पहाड़ों पर खेती किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण फसल आपसे पूछा जा सकता है। चाय होती है जो पहाड़ी क्षेत्रों में, कॉफ़ी ये भी पहाड़ी क्षेत्रों में उगाई जाती है, मसाले ये भी, दालचीनी, इलायची, लौंग भी पहाड़ी क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। फल में जैसे आप सेब है, नाशपाती है, आड़ू है, ये भी पहाड़ी क्षेत्र में। सब्जियों में आलू, गाजर, मटर आदि पहाड़ी क्षेत्र में उगाए जा सकते हैं। मरुस्थलीकरण के बारे में दिया हुआ है। मरुस्थलीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें उपजाऊ भूमि रेगिस्तान में बदल जाती है, और यह प्रक्रिया मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन, वनस्पतियों, वृक्षों की कटाई, मिट्टी की क्षरण के कारण होती है। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी हैं। क्या उपाय हैं देख लो। उपाय ये है मेरे भाइयों की वनस्पतियों की कटाई रोकना
हाँ, वनस्पति वृक्षों की कटाई से मिट्टी के क्षरण और मरुस्थलीकरण को रोकने में बढ़ावा मिलता है। वनस्पति वृक्षों का रोपण ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए जिससे मिट्टी के क्षरण को रोका जा सके और मरुस्थलीकरण को कम किया जा सके। मिट्टी का संरक्षण आप कैसे कर सकते हैं, तो वही बात है कि मिट्टी की जुताई करके, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा करके मिट्टी के क्षरण को रोकना। मिट्टी के क्षरण को रोकने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। मिट्टी की दीवारें बनाना, हाँ, ये सब है। जल संचयन के बारे में बताया जाता है, ये भी आपसे पूछता है। तो जल संचयन से मिट्टी में जल की मात्रा बढ़ जाती है जिससे मिट्टी के क्षरण को रोका जा सकता है। भारीपन हो जाता है, हल्का नहीं, सूखा नहीं होता है कि वो बह जाए आसानी से, भारीपन आ जाता है। वर्षा जल का संचयन करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वर्षा जल के संचयन से भी मिट्टी में जल की मात्रा बढ़ जाती है और मिट्टी के क्षरण को रोका जा सकता है। कुछ सरकारी पहले भी हुई मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कानून बनाना। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कानून बनाने से लोगों को मरुस्थलीकरण के प्रभाव के बारे में जागरूक किया जा सकता है। उन्हें मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। एक बात ध्यान देना है, जनता जिस कार्य में इन्वॉल्व होगी वो काम बहुत तेज़ी से होता है। हालांकि जनता का सपोर्ट न मिलने से बहुत सारी सरकारी योजना बच्चों अधूरी रह जाती हैं। वो अपने क्रियान्वयन में उतना रफ्तार नहीं बना पाती हैं, न वो अपनी सफलता की तरफ इतने तेज़ी से चल पाती हैं ताकि वो सफल हो पाए। तो जनता की भागीदारी जो है कि किसी भी योजना के क्रियान्वयन में बहुत योगदान देती है। जैसे मनरेगा की बात आपने सुनी, जनता की भागीदारी उसमें शामिल रही। मिड डे मील योजना ने आपने सुना है जो स्कूलों में चलते, उसमें भी जनता ने ज़ोर शोर से जो है कि उसमें भागीदारी की, जनता की अपने बच्चों को प्रमोट किया। हाँ, तो सफल योजनाएं उन्हीं योजनाओं को कहा जाता है जिसमें खुद ही जनता आगे बढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी दिखाती है और सरकार के कार्यक्रमों को सफल बनने का काम करती है। ठीक है, जिसमें जनता भागीदार नहीं होती है उसमें प्रॉब्लम होती है। जनता की भागीदारी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही इस समय प्रधानमंत्री अन्य कल्याण योजना में, जिसमें 5-5 किलो पर यूनिट राशन दिया जाता है, आप देखे होंगे। मरुस्थलीकरण रोकने के लिए योजनाएं बनाना। मरुस्थलीकरण रोकने के लिए योजनाएं बनाने के लिए लोगों को मरुस्थलीकरण के प्रभाव के बारे में जागरूक किया जा सकता है। तो ये तो ठीक है। सौर मंडल के बारे में आप देख लो तो ये बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति, यही क्रम भी है। इसमें इनकी गति है, ये 58 दिन में करते हैं, 243 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा लेते हैं हम। ये 23 घंटे 56 मिनट में पृथ्वी जो है कि एक चक्कर लगा लेती है सूर्य का। 24 घंटे 37 मिनट में मंगल लगा लेता है। बृहस्पति के बारे में कहा जाता है कि इसकी इतनी गति है। ठीक, तो चलो ये सब तो गति वाली बातें आप देखते रहना। हाँ, बौने ग्रह आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख सकते हैं। सीरियस है बच्चों, प्लूटो है, हाउमिया है, मौके है, एरिस है, ये सब बौने ग्रह हैं। पृथ्वी की गतियों के बारे में कहा गया है कि पृथ्वी किस प्रकार गति करती है। तो एक तो रेवोल्यूशन गति करती है जिसको आवृत्ति यानी घूर्णन गति कहते हैं, सॉरी परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। अब परिभ्रमण जो है कि इसको कहते हैं, जिसको रोटेशन कहा जाता है, ये परिभ्रमण। परिक्रमण पृथ्वी की वह गति है जिससे वह सूर्य के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षा में घूमती है। इसे आवृत्ति गति भी कहते हैं। यह गति पृथ्वी को एक वर्ष में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में मदद करती है। अब भ्रमण गति यानी परिभ्रमण गति इसको कहेंगे, इसको परिक्रमण है, ये परिभ्रमण है। ठीक है, इसको रेवोल्यूशन कहते हैं, इसको रोटेशन कहते हैं। तो परिभ्रमण का ये अपने अक्ष पर जो घूमती है उसको परिभ्रमण गति कहते हैं। यह गति पृथ्वी को एक दिन में अपने अक्ष पर पूरा चक्कर लगाने में मदद करती है। अच्छा, पृथ्वी की प्रक्षेपण गति जो है कि इसको क्या कहते हैं? पृथ्वी अपने अक्ष पर धीरे धीरे बदलता रहता है। पृथ्वी का अक्ष धीरे धीरे बदलता रहता है जिससे प्रक्षेपण गति कहते हैं। यह गति पृथ्वी के अक्ष से लगभग 26,000 वर्षों में एक चक्कर पूरा करने में मदद करता है। ये प्रक्षेपण गति आपसे पूछा जा सकता है। नक्षत्रीय गति वही है कि पृथ्वी के अक्ष छोटे पैमाने पर बदलते रहते हैं जिससे नक्षत्रीय गति कहते हैं। यह गति पृथ्वी के लगभग 18.6 वर्षों में पूरा चक्कर लगाने में मदद करती है। पृथ्वी की गतियों का प्रभाव क्या होता है? तो इसमें आप देख लीजिए, ये आपसे पूछ सकता है कि पृथ्वी की गतियों का प्रभाव क्या हो सकता है। तो मौसम और जलवायु से इसका संबंध है। पृथ्वी की गतियों के कारण ही मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। दिन और रात पृथ्वी की गतियों के कारण होते हैं। वर्ष में ऋतुएं जो आती हैं बच्चों, हाँ, वो इम्पोर्टेंट होती हैं, वो भी पृथ्वी की गतियों के कारण ही आते हैं। नक्षत्रों की स्थिति जो बदलती हैं वो भी पृथ्वी के गति के कारण ही बदलती हैं। तो ये ऑप्शन बना के आपसे दे सकता है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ बात आ जाते हैं कि मुगल कालीन प्रशासन
हालांकि वो भी इम्पोर्टेंट था, लेकिन थोड़ा देखो, अगर बोरिंग हो रहा होगा तो बोरिंग होती है पढ़ाई लिखाई, लेकिन एक बार आप हमारे साथ लगे रहेंगे, इस क्लास को कंप्लीट करेंगे, तो बाद में जब आप एग्ज़ाम आने वाले 14-15 तारीख को जो एग्ज़ाम है उसमें आप जब पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको फील होगा कि नहीं सर, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली थी। जो ऑप्शन में जितनी सारी चीज़ें दी हुई हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, समझ बेस आधारित प्रश्न बना रहे हैं, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा फैक्ट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो इसको आप फैक्ट में मत जाइएगा, आप ध्यान रखिएगा। हालांकि जितने लोग सुन रहे हैं, नैतिकता के आधार पे जो करना है, जो लाइक को जो लोग कहते हैं वो भी आप कर ही दीजिए हमारे भी चैनल को। तो मुगल कालीन प्रशासन एक केंद्रीकृत और संगठित प्रणाली थी जो मुगल साम्राज्य के शासन के लिए उपयोग की जाती थी। केंद्रीकृत होता है ये बच्चों की, एक बार कि एक राजा केंद्र में बैठा होता है, वो सबको कंट्रोल करता है, उसको केंद्रीकृत प्रशासन कहते हैं। आज भारत का प्रशासन जो है विकेंद्रीकृत है, यानी कि कोई एक जगह से कंट्रोल नहीं होता है। हमारे यहाँ केंद्र सरकार होती है जो पूरे देश को संचालित करती है, वहीं राज्यों को संचालित करने के लिए राज्य सरकार बनाई गई है। वही स्थानीय लेवल पर सत्ता और प्रशासन का संचालन करने के लिए स्थानीय सरकार, जिसको आप ग्राम प्रधान उसके हेड होते हैं, बनाया गया है। तो हमारे यहाँ विकेंद्रीकृत है, उस समय केंद्रीकृत प्रशासन थी। यह प्रशासनिक प्रणाली मुगल बादशाहों द्वारा स्थापित की गई थी। हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य था कि साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में शासन और प्रशासन को सुनिश्चित करना। तो मुगल कालीन प्रशासन की विशेषता क्या रही, कैसे अपना वो प्रशासन करते थे? आज के प्रशासन 3 चरणों में हमने आपको बता ही दिया कि होता है। ये तीनों चरणों में सरकारें अपने अपने स्तर पर शासन प्रशासन की जिम्मेदारियों का निर्वहन करती रहती हूँ, ठीक है। तो केंद्रीकृत प्रशासन में, मुगल प्रशासन में एक केंद्रीकृत प्रणाली थी जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय बादशाह और उसके मंत्री लेते थे। प्रशासनिक इकाइयां, मुगल प्रशासन को विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में, छोटी छोटी इकाइयों में बांटा गया था, जिनमें से प्रत्येक को अपना एक प्रशासक होता था प्रत्येक इकाई में। राजस्व प्रणाली कैसी थी? तो मुगल प्रशासन में एक विकसित राजस्व प्रणाली थी जिसमें करों का संग्रह और वितरण शामिल था। सही बात है, डेवलप्ड थी राजस्व प्रणाली मुगल प्रशासन की, इसीलिए मुगलों ने इतने साल भारत पर शासन किया मजबूती से, ठीक है। न्याय प्रणाली में, मुगल प्रशासन में एक न्याय प्रणाली सिस्टम थी उस समय, जिसमें न्यायाधीश द्वारा मामलों का निपटारा किया जाता था। और सैन्य प्रणाली, मुगल प्रशासन में एक सैन्य प्रणाली भी थी जिसको सैनिकों में प्रशिक्षण और नियोजन शामिल था। आज भी हमारे यहाँ सैन्य प्रणाली है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेसी इंडिया में न्याय प्रणाली है। न्याय प्रणाली हमारी एकल न्याय प्रणाली है, उसके 3 स्तर हैं, इस बात को ध्यान देना। एकल न्याय प्रणाली त्रिस्तरीय है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला कोर्ट, ठीक है, परिवार न्यायालय तक आ सकते हैं आप, ठीक है। तो आप समझ लो कि एकल न्याय प्रणाली के स्तर 3-4 हैं। और उस समय क्या था कि उस समय भी न्याय प्रणाली थी, लेकिन केंद्रीकृत न्याय प्रणाली थी जो राजा के द्वारा जो है कि उन्हीं के कोर्ट में जो न्यायाधीश बैठते थे उनके द्वारा संचालित की जाती है। राजस्व प्रणाली आज भी है। आपके आज के राजस्व प्रणाली को जीएसटी कहते हैं। उस समय का राजस्व प्रणाली जो भी था, उत्पादन का जो हिस्सा 1/6, 1/4 जितना भी हिस्सा जो है कि देना होता था जनता को, वो देती थी। मुगल शासन, मुगल कालीन प्रशासन के मुख्य अधिकारी कौन कौन होते थे बच्चों? ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। बादशाह तो आप जानते हैं कि मुगल साम्राज्य का सर्वोच्च था। वजीर यानी प्रधानमंत्री, ये बादशाह के मंत्री थे जो प्रशासनिक और आर्थिक मामलों में सलाह देते थे। सूबेदार होता था, वो प्रशासनिक इकाइयों का प्रमुख होता था, छोटे छोटे स्थानीय प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता था। फौजदार, स्थानीय प्रशासन मतलब जिले स्तर का। फौजदार का मतलब होता है सैन्य अधिकारी थे जो सैन्य मामलों के जिम्मेदार थे। काजी को न्यायाधीश कहा जाता था जो न्यायालय के मामले का जिम्मेदार होता था। वहीं बात कर लें तुगलक कालीन प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन थे, तो तुगलक में सुल्तान भैया वो सर्वोच्च अधिकारी था। वजीर आजम, हाँ, जिसको प्रधानमंत्री कहते थे, मुख्यमंत्री थे। प्रशासनिक और आर्थिक मामला। वजीर खजाना, खजाना का मतलब राजस्व व्यवस्था और वित्तीय मामला देखना। वरीज आरिज, आरिज यानी सैन्य मामलों को देखने वाला वजीर आरिज उसको कहा जाता था, ठीक है। प्रांतीय प्रशासन में कहा जाता है कि सूबेदार प्रांतों के प्रमुख थे जो स्थानीय प्रशासन के लिए जिम्मेदार थे। सिकदार होते थे जो जिले को देखते थे, कि ध्यान देना। आमिल होता था, वो राजस्व संग्रह करता था। आज अमीन होता है जो राजस्व संग्रह करता है, छोटा चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है। लेखपाल, अमीन के बारे में आप सुने होंगे। कोतवाल होता था, उस समय पुलिस और कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होता था, ठीक है। स्थानीय प्रशासन में मुकद्दम एक व्यवस्था, मतलब एक प्रशासनिक पद था जिसमें जो है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख थे जो स्थानीय
प्रशासन के लिए जिम्मेदार मुकद्दम होता था ग्रामीण क्षेत्रों में। पटवारी का काम आप जानते हैं कि राजस्व संग्रह का था और भूमि रिकॉर्ड रखता था, आज भी है पटवारी। चौधरी भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कि स्थानीय प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता था। तो खिलजी बाबू के समय देख लो, खिलजियों का परचम बुलंद रहे जो डायलॉग है, खिलजियों के बारे में देख लो कि खिलजियों में जानते हो कि बच्चों की 30 साल का बस शासन रहा। 30 साल के शासन में अलाउद्दीन खिलजी ने एक ऐसा सुल्तान हुआ दिल्ली का जो पूरी दुनिया में हड़कंप मचाना चाहता था, लेकिन भारत में उसने जो है कि बहुत सारे गलत तरीक़ों से भी कार्य किया। तो इसमें सुल्तानों में खिलजी साम्राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था सुल्तान, यानी जो सुल्तान था वो सबसे सर्वोच्च अधिकारी होता था। वजीर आजम वही मुख्यमंत्री और प्रशासनिक, वजीर खजाना वही बात, वजीर आरिज जो बता चुके हैं खजाना वाला राजस्व की बात करता था, वजीर आरिज यानी वजीर आरिज ये सैन्य मामलों को देखता था। सूबेदार सिकदार हमने बताया ये भी जिलों को देख रहे हैं, वही वाले तुगलक वाला ही खिलजी में। हाँ देख लो, प्रशासनिक व्यवस्था, आमिल राजस्व संग्रह, कोतवाल पुलिस कानून और ये सारी व्यवस्थाओं को देखता था। स्थानीय प्रशासन में वही बात है, मुकद्दम पटवारी और चौधरी, इसमें कोई नई चीज़ नहीं बताने के लिए। हाँ मध्यकालीन इतिहास में कुछ प्रमुख लेखक हैं भैया जिनके बारे में आप जान लो। तो मुस्लिम लेखकों में इब्न बतूता एक मुस्लिम यात्री था, मध्यकालीन भारत के इतिहास में के बारे में इसने लिखा। जियाउद्दीन बर्नी ये तुगलकों के टाइम पे था इब्न बतूता। जियाउद्दीन बर्नी ये भी मुस्लिम इतिहासकार थे मध्यकाल में। अबुल फजल को कौन नहीं जानता, ये मध्यकालीन भारत के सबसे बड़े इतिहासकार थे। फरिश्ता भी ये थे। हिंदू लेखकों में कल्लड़ थे बच्चों, ये कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा, इन्होंने राज तरंगड़ी की रचना की। हेमचंद्र थे एक हिंदू इतिहासकार, इन्होंने गुजरात के इतिहास के बारे में लिखा। तो कल्लड़ कश्मीर के इतिहास के बारे में, गुजरात के इतिहास के बारे में हेमचंद्र ने लिखा। यूरोपीय लेखकों के बारे में आप जान लो तो मार्को पोलो इटावली यात्री था, इसने भी मध्यकालीन इतिहास के बारे में लिखा। मार्को पोलो भारत आया था। निकोलो कोंटी इटावली यात्री था, हाँ इसने भी मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में लिखा। वास्को डिगामा एक पुर्तगाली यात्री और लेखक भी थे, ये भी भारत के इतिहास के बारे में इन्होंने कुछ जानकारी दी। राजपूत वंश के बारे में कहा जाता है कि इसमें कुछ राजा थे, इनके बारे में जान लीजिए। बुंदेला जो राजपूत थे बुंदेलखंड वाले एरियाज में थे। कटोच ये कांगड़ा के क्षेत्र में, कांगड़ा वो हिमाचल वाला एरिया। परिहार राजपूत कन्नौज वाला क्षेत्र जो सबसे इम्पोर्टेंट क्षेत्र था कन्नौज, जहाँ से पश्चिम के जाने के रास्ते और पूरब के जाने के रास्ते खुलते थे, वो जंक्शन था, जंक्शन, ठीक है। हो गया प्रतिहार, ये कहाँ थे, ये भी कन्नौज क्षेत्र में शासन किए थे। हाँ चौहान राजपूत ये अजमेर में शासन करने वाले राजपूत थे। राठौरों का कहाँ था, ये जोधपुर राजस्थान वाला एरिया। कछवाहा कहाँ थे, ये जयपुर वाले एरिया में। सिसोदिया कहाँ थी, ये मेवाड़ वाले में। तो ये याद रखना है कि कौन से राजपूत किस एरिया में जो है कि शासन किए थे, प्रशासन था उनका और राजा थे वो वहाँ के। भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का प्रशासन भी आप देख लीजिए। ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मेन क्रीम बता रहे हैं, ठीक है, इसको छोड़ना नहीं गुरु। हाँ तो प्रशासनिक व्यवस्था में गवर्नर जनरल क्या होता था, तो गवर्नर जनरल कंपनी का सर्वोच्च अधिकारी था जो भारत में कंपनी के हितों की रक्षा करता था। एक एक अधिकारी एक एक प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में यदि आप जानते हो तो आपके लिए आसान हो जाएगा काम करना। कहानियाँ अब नहीं पूछ रहा है, अब ज़्यादा पेपर हम देख रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव बनाने का प्रयास कर रहा है, कहानियों के बारे में नहीं, अंदर से डीप ज्ञान आपसे चाहिए। तो इसलिए आप हमारी बातों को मानिए, नहीं तो पेपर देने के बाद पछतावा होने वाला है, ठीक है। तो गवर्नर जनरल का काम क्या था कि ये गवर्नर जनरल जो आपकी कंपनी थी उसका सर्वोच्च अधिकारी था, यानी कि भारत में कंपनी के हितों, जो कंपनी का हित था उसकी रक्षा करने के लिए वही था। पूरी कंपनी के हित की रक्षा करने के लिए गवर्नर जनरल सबसे बड़ा अधिकारी था। कंपनी कहाँ की थी, ब्रिटेन की थी, जिसको 10-20 लोग मिल के बनाए थे, किसी एक सिंगल आदमी की थी नहीं। वो रानी से आज्ञा लेकर भारत में केवल व्यापार करने के लिए आए थे। काउंसिलें क्या होती थी, तो गवर्नर जनरल के सलाहकार के लिए जो है कि काउंसिल होती थी। काउंसिल का मतलब आज की मिनिस्ट्री, आज जैसे मंत्रिमंडल होता है वैसे ही गवर्नर जनरल की वो काउंसिल होती थी। प्रांतीय प्रशासन, कंपनी अपने विभिन्न प्रांतों में कंपनी ने बांटा रखा था, जिसमें प्रत्येक में अपना एक प्रशासक उन्होंने गवर्नर रखा था। जिला प्रशासन, प्रांतों को अलग अलग जिले में बांट के उसने अपना एक जिलाधिकारी रखा था। जिलाधिकारी का काम शुरू किसने करवाया, ध्यान रहे, जिलों में प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखने वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस था, बोलना नहीं है।
राजस्व व्यवस्था में क्या थी उनकी, जमींदारी प्रणाली थी। जानते हैं कंपनी ने जमींदारी प्रणाली को लागू किया, जिसमें जमींदारों को जमीन के टुकड़े दिए जाते थे और किसानों से लगान वसूला जाता था। महालवाड़ी जानते हैं आपकी उत्तर प्रदेश और पंजाब वाले एरिया में थी। यहाँ ये महालवाड़ी का मतलब जमीन को महालों में बांट दिया जाता था और प्रत्येक महाल से एक निश्चित राजस्व, यानी ये महालवाड़ी जो क्षेत्र था पश्चिमी उत्तर प्रदेश पंजाब वाले एरिया में, तो मान लीजिए कि इन दोनों प्रांतों में मिला के, इन दोनों एरियो को मिला के 25 महाल बना दिए गए। तो उन्हीं 25 महालों के अंतर्गत आने वाले अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में जो गांव थे उनसे वसूला जाता था। रैयतवाड़ी में आप जानते हैं सीधे किसानों से, ये जो साउथ में ये व्यवस्था डेवलप की गई थी। सॉरी भैया। लगान के बारे में कहा जाता है कि लगान किसानों द्वारा जमीन के उपयोग में दिए जाने वाला राजस्व ही लगान कहलाता था। लगान की परिभाषा भी पूछ सकता है। भूमि कर होता है, भूमि कर जमीन के मालिकों द्वारा दिए जाने वाला राजस्व था। जमीन के मालिकों द्वारा दिए जाने वाला राजस्व। भूमि कर कौन देता था, तो जो जमीन के मालिक थे वो जो है भूमि कर देते थे। और लगान कौन देता था, तो लगान किसान देते थे। ये अंतर है इसमें, डिफरेंट है, डिफरेंस इसमें समझना है। ये नहीं कि ऐसे पढ़े निकल गए, नहीं, उसको समझ लेना है एक बार कि देख लो यहाँ पे एक बात कि लगान कौन दे रहा है, लगान किसानों द्वारा दीजिए, जमीन के उपयोग जो कर रहा है वो टैक्स दे रहा है, उसको लगान कहा जा रहा है। और भूमि कर कौन दे रहा है, तो जमीन के जो मालिक हैं, जिनकी वास्तविक जमीन है, उनके द्वारा दिया जाने वाला राजस्व था। तो ये बता दी हमने पूरी बात। अब मुगल काल में नील एक महत्वपूर्ण चीज़ थी, जिसमें नील के पौधे से नील रंग निकाला जाता था। मुगल बादशाहों ने नील उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम भी उठाए थे, लेकिन मुगल काल में नील का उत्पादन मुख्यतः बिहार और बंगाल उड़ीसा में किया जाता था। नील के पौधे को व्यापक क्षेत्र में उगाया जाता था और नील से रंग निकाला जाता था। यही नील के रंग की मांग जो है कि अंग्रेज़ों ने की। अंग्रेज़ों ने भी नील को निकलवा के अपने देश में, ब्रिटेन में ले जाते थे वो, जिससे वहाँ कपड़ों की रंगाई होती थी। लेकिन नील के पौधे में ये खासियत ये होती है बच्चों की, जहाँ पे नील का पौधा बो दिया जाता है अगले साल उस ज़मीन की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, ऊसर बंजर टाइप होने लगता अगर 3-4 साल लगातार नील आप बो दिए थे। इसी के विरोध में, नील की खेती के विरोध में चंपारण वाला विद्रोह आंदोलन हुआ था, जो गांधी का पहला आंदोलन था और एक सफल आंदोलन था, जो चंपारण से 1917 में शुरू हुआ। और वहीं से गांधी की यात्रा जो है कि भारत में एक सफल जो है कि आंदोलनकर्ता के रूप में शुरू हुई। वो पहला आंदोलन था चंपारण, दूसरा अहमदाबाद वाला था उनका, तीसरा खेड़ा का सत्याग्रह उन्होंने किया था, चौथा में असहयोग आंदोलन उन्होंने सफल बनाया था, पांचवा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो दांडी मार्च 12 मार्च से शुरू किए थे और 6 अप्रैल तक पहुँचे थे। बच्चों ये ध्यान देना, 78 साथियों के साथ 240 मील की दूरी तय कर कानून तोड़ा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीन गोल में सम्मेलन हुए थे, जिसमें दूसरे वाले में गांधी ने पार्टिसिपेट किया था, तीनों में अम्बेडकर ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, 2 चरणों में ये जो आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 तक चलता रहा। उनका सफल आंदोलन, फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, हालांकि वो लोगों को जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन बाकी लोग जो है कि मेहता हैं, चाहे लोहिया हैं, चाहे बाकी लोगों ने जो है कि मिलकर काम किया। ठीक है, फिर लास्ट में जो है कि आज़ादी मिली। तो ये कहानी है पूरी। हाँ, अब हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे शब्द हैं। पूर्व धारणा क्या होती है? पूर्व धारणा का अर्थ ये होता है, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना है कि किसी भी व्यक्ति या समूह, संस्कृति या घटना के बारे में पहले से बनी हुई धारणा या विचार। यह धारणा अक्सर अनुभव, शिक्षा, संस्कृति या समाज के द्वारा प्रभावित होती है या व्यक्ति के विचारों और व्यवहार को भी प्रभावित करती है। इसको पूर्वधारणा कहते हैं। पूर्वधारणा का मतलब है कि जैसे हमने आप बता दी कि पूर्वधारणा एक, ये मैं आपको बना देता हूँ कि जितने भी चश्मा लगाने वाले लोग हैं वो पढ़े लिखे होते हैं। ठीक है, ये आपके दिमाग में पूर्वधारणा बन गई कि आप जितने भी पढ़े लिखे लोगों को, 2-4-10 लोगों को अपने समाज में देखे, वो सब चश्मा लगाए हुए थे। तो आपके दिमाग में ये बात बैठ गई कि ये लोग ज़्यादा पढ़ते हैं इसलिए इन्होंने चश्मा लगाया हुआ है। लेकिन आप इस बात को ध्यान देना कि इस देश में आज जितने भी बड़े टीचर हैं, जितने भी बड़े स्टार हैं, हाँ, टीचिंग की दुनिया में, एजुकेशन की दुनिया में, वो चश्मा नहीं लगाते हैं। तो आपका एक पूर्व धारणा बन गई कि ना चश्मा लगाने वाले तो ही विद्वान होते हैं, बाकी लोग जो चश्मा नहीं लगाते हैं वो तो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो ये पूर्व धारणा हो गई। पहले की बातों को देख के संस्कृति, समाज, धारणा, विचार, हाँ,
जो एक एक फिक्स दायरे में आप सोचते हैं। पूर्व धारणा से निकलने का मतलब आप उस फिक्स दायरा को तोड़िए। पूर्व धारणा क्या उदाहरण है? उदाहरण में आप देख लो, जैसे किसी विशेष जाति या समुदाय के लोगों के बारे में आप नकारात्मक धारणा बना लेते हैं कि नहीं, कि ये विशेष जाति गंदी है, अच्छी है, बुरी है, सच्ची है, ये विशेष जाति बहादुर है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप किसी विशेष तथाकथित जाति को बहादुर कर रहे हैं तो आप बहादुरी की जो बातें हिंदुस्तान में हुई हैं, इतनी लड़ाइयाँ, उसमें आप देख लीजिए बहुत तरह के जो है कि जातियाँ मिल जाएंगी। किसी विशेष पेशे के काम के बारे में आप धारणा बना देते हैं कि हाँ, कि शर्मा जी हैं तो वही बाल काटेंगे। हाँ, बाकी कोई ऐसी जाति है नाई की, वही बाल काटेगी। लेकिन अब देखिए वो प्रोफेशन है, अच्छे अच्छे लोग बाल काट रहे हैं। तो खाना बनाने वाले जो बातें थी वो तो पूरे समाज से पूर्व धारणा टूट ही चुकी है, क्योंकि आजकल खाना तो सभी लोग बना रहे हैं, होटल इंडस्ट्री में सभी लोग काम कर रहे हैं। पहले तो ऐसी बातें नहीं थी। अब किसी विशेष संस्कृति और धर्म के बारे में आप धारणा बना लेते हैं कि ये फला धर्म खराब है, उनकी संस्कृति खराब है, हमारी संस्कृति अच्छी है, हम श्रेष्ठ हैं। तो श्रेष्ठता का जो आप अपने आप ही जो है कि जो हीरो बन रहे हैं, तो इसका मतलब अब पूर्वाग्रहित हैं, पूर्वाग्रहों से आप जो है ग्रसित हैं, पूर्व धारणा से आप ग्रसित हैं। तो ये विशेष व्यक्ति या समूह के बारे में जो धारणा बना लेते हैं, पूर्व धारणा का मतलब आप समझ गए होंगे। पूर्व धारणा से होता क्या है, ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। व्यक्ति संबंधों पर प्रभाव पड़ता है, व्यक्तिगत। अगर आप किसी अपने सामने वाले दोस्त के बारे में पूर्व धारणा बना लीजिए, मान लो मुस्लिम समाज का है, आप उसके बारे में कोई अनाप शनाप पूर्व धारणा बना रखे हैं पहले से ही, ठीक है, समझ रहे हैं? तो पूर्व धारणा बना लेने से कोई चीज़ नहीं चलती है। जैसे हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम है, अगर पूर्व धारणा बना के बैठ जाए तो सिराज, मोहम्मद शमी, सरफराज, हाँ, मोहम्मद कैफ, जहीर खान जैसे लोग इंडिया की टीम में नहीं आ पाते। पूर्व धारणा अगर वैज्ञानिक समाज बना लेता तो अब्दुल कलाम आज मिसाइल आपको नहीं दे पाते। भारत सरकार ने अगर प्रमोट नहीं किया होता तो भारत सरकार पूर्व धारणा पर नहीं काम करती। हम पूर्व धारणा बना लेते हैं, सरकारें पूर्व धारणा नहीं बनाती। बड़े बड़े मंत्री, विधायक, संतरी, मुख्यमंत्री, हाँ, जिससे मतलब है उससे अपना काम निकलवा लेते हैं और आपको पूर्व धारणाओं की बाढ़ में ढकेल देते हैं कि ये ऐसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं, हम अच्छे होते हैं। तो सामाजिक संबंधों पर भी प्रभाव पड़ेगा। अगर ऐसा पूर्व धारणा बना के रखोगे तो समाज में लोग जो है कि आपका संबंध बाकी लोगों से बिगड़ जाएगा, क्योंकि बाकी सबके लिए आप पूर्व धारणा दिमाग में पाल रखें कि फलानवा है तो वो ज़रूर ही खराब है, उसमें कमियां हैं, वो इस जाति का, इस धर्म का है, तो उससे बात नहीं करनी है। तो इससे आपका संबंध खराब हो गया, व्यक्तिगत विकास नहीं होगा, सामाजिक न्याय पर प्रभाव पड़ेगा। समाज में जो न्याय होता है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा ना। न्याय करने वाला आदमी मान लो मुसलमान है, ठीक है, और उस जो लोग बाकी जिसके पक्ष में आने दीजिए, आवा दो। हाँ, तो बाकी लोग जो है, तो न्याय पर, सामाजिक न्याय पर भी प्रभाव पड़ता है। पूर्व धारणा से कैसे निपटे? तो पूर्व धारणा से निपटने के लिए आपको सबसे पहले तो जानकारी प्राप्त करना होगा। पहले आप खूब पढ़िए, खूब किताबों का अध्ययन करिए, लोगों से मिलिए, पढ़िए, और उसके बाद जो है कि अनुभव प्राप्त करिए, संवाद करिए, खुले दिमाग से आप रहिए। पूर्व धारणा को चुनौती देने का यही तरीका है, ठीक है। रूढ़िवादिता का क्या अर्थ होता है? तो रूढ़िवादिता के बारे में आपको बताएंगे। रूढ़िवादिता जो है पारंपरिक स्थापित विचारों और मूल्यों, प्रथाओं को बनाए रखने और उनका समर्थन करने की प्रवृत्ति है। जैसे मान लीजिए कि पारंपरिक कुछ मूल्य हैं, पारंपरिक कुछ जो है कि प्रथाएं हैं, उसको आप बनाए रखने और उसको समर्थन करने की प्रवृत्ति में है, तो आप रूढ़िवादी सोच के हैं। ऐसी मानसिकता जो परिवर्तन और नवाचार के प्रति जो है कि संदेहपूर्ण होती है, नवाचार और परिवर्तन नहीं पसंद करती है, उसको रूढ़िवादी कहते हैं। जैसे आप पिताजी को ले जाके स्मार्टफोन दे दिए, पिताजी कहेंगे ना भैया हमको कीपैड वाला ही सही है, तू फालतू जो है कि सब फ़ोन वोन मत दा, हम ना यू। आप समझ रहे हो, पुरानी सोच के व्यक्ति हैं, वो अपनी रूढ़िवादी परंपराओं से जकड़े हुए हैं कि नए फ़ोन, बड़े फ़ोन लेके चलेंगे तो समाज में जो है कि एक अलग उनकी तरह से देखा जाएगी, ये बड़ा फ़ोन लेके चल रहे हैं। पिताजी को आपने जो है किसी विशेष ओकेजन पे कह दिया कि आज आप सूट पैंट पहनेंगे, तो वो धोती कुर्ता पहनने वाले इंसान है, लंबे समय से पहन रहे हैं, तो ये कहा जाएगा, उनको लगेगा कि समाज कहेगा कि अरे यार जो है कि ये सब फालतू नौटंकी करवा रहे हो, इससे क्या आप जो है इफेक्ट पड़ेगा। सोसाइटी के लोग कहेंगे कि अब सूट पैंट पहन के चल रहे हैं। अगर मान लो उनका बाल जो है सफ़ेद है, आपने उसको कलर करवा दिया, तो कहेंगे अरे फालतू चीज़ें करवा रहे हैं। तो रूढ़िवादी पारंपरिक विचारों में यही होता है कि जो पुरानी प्रथाएं चली आ रही हैं, जैसे जो चीज़ बनी है उसको लेके वो चले हुए हैं।
ठीक है, महिलाओं को जो है कि पढ़ाई लिखाई में अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बढ़ाना चाहते हैं, बहुत सारी गेमिंग में बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको रूढ़िवादी विचारों से निकलना होगा। रूढ़िवादी विचारों से जो है व्यक्ति का विकास रुकता है। जैसे कहा जाता है कि पारंपरिक विचारों का आप समर्थन कर रहे हैं, इससे क्या होता है कि रूढ़िवादी से कि पारंपरिक विचारों का आप समर्थन कर रहे हैं, परिवर्तन के प्रति आप संदेह में रहते हैं, परिवर्तन आप नहीं चाहते हैं, नवाचार पे आप नहीं बल देते हैं, पारंपरिक प्रथाओं का आप पालन कर रहे हैं, ठीक है, रीति रिवाजों में आप बंधे हुए हैं, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता है, ठीक है, गतिशीलता होनी चाहिए, स्थिरता हो गई है आपके अंदर, ठीक है। रूढ़िवादी के फायदे और नुकसान दोनों हो सकते हैं। तो कहा जाता है कि इसमें अगर फायदे की बात करोगे तो सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता हमेशा बनी रहेगी, पारंपरिक विचारों के मूल्यों के समर्थन में पारंपरिक प्रथाओं रीति रिवाजों के पालन करने में रह जाएंगे। तो ये है, नुकसान तो बहुत सारा आज के समाज के लिए बहुत परिवर्तन और नवाचार के बारे में आप नहीं कर पाएंगे, ये नुकसान है। पारंपरिक विचारों और मूल्यों को अत्यधिक समर्थन देने से आपकी डेवलपमेंट रुक जाती है। ये सब है। अच्छा, पृथ्वी पर समय का निर्धारण कई तरीकों से किया जा सकता है। समय की स्थिति, पहले के मनुष्य क्या थे, आज के भी बहुत सारे लोग हैं, सूर्य की स्थिति को देखकर जो है कि पृथ्वी पर समय का निर्धारण वो कर लेते हैं। जब आपकी परछाई बिल्कुल छोटी हो जाती है तो आप कहते हैं कि 12 बज गया। जब आपकी परछाई बड़ी होती जाती है सूर्य के प्रकाश के सामने, तब आप कहेंगे कि सुबह का समय है और शाम का समय है। चंद्रमा की स्थिति को लोग देख कर जो है कि ये निर्धारण कर लेते हैं कि कितना बजा होगा। तारों की स्थिति के आधार पर भी ये निर्धारण किया जा सकता है कि क्या स्थिति है। लेकिन क्या आज समय का निर्धारण हम क्लॉक से करते हैं, घड़ियों से करते हैं? किसी भी स्थान के समय का निर्धारण कर लिए कि हम देशांतर का प्रयोग करते हैं। देशांतर रेखाओं के बारे में बताया कि एक देशांतर रेखाओं से दूसरे देशांतर रेखाओं के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। बताएं हमने बात, 4 मिनट का अंतर होता है। अगर मान लीजिए कि ये 50 डिग्री देशांतर कोई रेखा है, ठीक है, यहाँ 70 डिग्री देशांतर पे आपका घर है, तो आपके इनके घर से ए के घर से ये बी का घर 20 डिग्री देशांतर है की दूरी पर है। तो 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 20 डिग्री में कितना हो गया, 80 मिनट हो गया। 80 मिनट को आप घंटे में बदलेंगे तो 1 घंटा 20 मिनट हो गया। अगर 50 डिग्री वाले ए के घर पर 12 बज रहे हैं तो यहाँ 1 घंटा 20 मिनट आप जोड़ लीजिए, यानी 1 बजकर 20 मिनट होगा इनके घर पर। यानी इनकी घड़ी में 12 बज रहे हैं लेकिन आपकी घड़ी में 1 बजकर 20 मिनट होगा। अगर आप पूरब की तरफ जाते हैं तो समय बढ़ता है, यानी प्लस करते हैं। अगर आप पश्चिम की तरफ जाते हैं ग्रीनविच से, जो 0 डिग्री मानी जाती है, लंदन से जाती है, तो समय घटता है। तो यहाँ तो अब ऐसे होता है। अच्छा, जनसंख्या पिरामिड के बारे में देख लीजिए। जनसंख्या पिरामिड आपसे पूछा जाता है कि जनसंख्या पिरामिड क्या होता है ना, कि किसी देश और क्षेत्र की जनसंख्या आयु लिंग की संरचना को दिखाता है। पिरामिड के में पिरामिड आकार में होता है, हाँ, जिसमें आयु वर्ग के क्षैतिज रूप से और लिंग को ऊर्ध्वाधर रूप से दिखाया जाता है। आयु को क्षैतिज और लिंगों को ऊर्ध्वाधर दिखाया जाता है जनसंख्या पिरामिड में। ठीक है, जनसंख्या पिरामिड का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि हमने पिरामिड बना दिया, यहाँ हम दिखाएंगे जनसंख्या पिरामिड में, ये देखो, इसको समझ लो। अगर मान लीजिए कि ये पिरामिड आपका ऐसे बना हुआ, ठीक है, तो यहाँ बच्चों की संख्या देख लो कितनी है, 100 है। धीरे धीरे जो है ये संख्या क्या हो रही है, कम होती जा रही है, और पिरामिड ऊपर की तरफ क्या होता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि आपकी जन्म दर देखो ज़्यादा है लेकिन मृत्यु दर बहुत कम है। अगर आपका पिरामिड ऐसे बना हुआ है, ये ऊपर की तरफ ऐसे सकरा नहीं है, ये ऊपर की तरफ भी ऐसा है, तो जो जन्म दर है वही मृत्यु दर है, यानी आपकी स्थिर जनसंख्या है। ये आपकी देख रहे हो ना कि जन्म दर बहुत ज़्यादा है, मृत्यु दर क्या है, बहुत कम है। तो इसका मतलब आपके यहाँ स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर है, आपकी जनसंख्या ज़्यादा युवा होगी। ठीक है, बूढ़ों लोगों की संख्या कम है। जहाँ यहाँ पर क्या है कि देखो ऐसे पूरा चौड़ा है नीचे से भी, यानी जितना लोग यहाँ इतना पैदा हुए उतना लोग यहाँ बूढ़े हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, देख लो कि जनसंख्या में बहुत तेज़ी से परिवर्तन होगा। यहाँ पे जनसंख्या एक स्थिर जनसंख्या है, स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर है, एजुकेशन बेहतर है। तो ये जनसंख्या पिरामिड जो है अगर ऊपर की तरह ज़्यादा सकरा हो रहा है तो इसका मतलब आप समझ लो कि बूढ़े होने वालों की, मरने वालों की संख्या आपके यहाँ कम है। और वहाँ पे ये चौड़ा हो रहा है तो यानी बूढ़े होने वाले और मरने वालों की संख्या ज़्यादा है। यानी यहाँ बच्चे होते हैं, फिर यहाँ बीच में जवान होते हैं, ऊपर बूढ़ों की बात की गई होती है। तो ये पूरी व्यवस्था है। हाँ,
ये जनसंख्या पिरामिड आपको जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में योजना बनाने में मदद करता है। बहुत सारे काम के लिए जनसंख्या पिरामिड के बारे में पिरामिड आपको मदद करता है। ठीक है, ये जनसंख्या वृद्धि का विश्लेषण करने में आपको जो है कि मदद करता है, आयु की संरचना दिखाने में आपको मदद करता है। तो ये पूरा इसको आप समझ लीजिए। बेरोजगारी की बात कर ले। हाँ भैया, बेरोजगारी का अर्थ किसी व्यक्ति को बिना रोजगार के रहना। एक ऐसी स्थिति जहाँ कोई व्यक्ति रोजगार की तलाश में है, उसे रोजगार नहीं मिलता है, तो उसको बेरोजगार कहते हैं। भारत में बेरोजगारी की दर नापने के लिए सरकार ने विभिन्न मानदंड अपनाए हुए हैं। बेरोजगारी दर के बारे में कहा गया है कि यह दर उन लोगों की संख्या को दिखाता है जो रोजगार की तलाश में है लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। श्रमिक बल भागीदारी दर भी देखा जाता है। यह दर उन लोगों की संख्या को दिखाता है जो रोजगार में हैं अथवा रोजगार की तलाश में। बेरोजगार की अवधि क्या है? अच्छा, भारत में कहा जाता है ना कि 179 दिन जिनको काम मिल रहा है, 180 दिन यानी करीब करीब 6 महीना तक, वो माना जाता है कि रोजगार है। वो मतलब उस व्यक्ति के पास रोजगार है। ठीक है, ये स्थिति है। भारत में बेरोजगारी के कारण क्या है भैया? तो बेरोजगारी का कारण यह है कि आर्थिक विकास की गति धीमी है, शिक्षा और कौशल की कमी है, जनसंख्या वृद्धि भयानक है, उद्योगों की कमी है, धूमधाम से कमी है। तो ये बेरोजगारी के कारण आपसे पूछ सकता है। समाधान क्या है रोजगार सृजन के लिए? तो समाधान यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि शिक्षा और कौशल बढ़ाया जाए, उद्योगों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, बहुत सारे इंसेंटिव दिए जाए, टैक्स में छूट दी जाए, लोगों को एंटरप्रेन्योर के लिए प्रमोट किया जाए। हाँ, ये सारे काम आप कर सकते हैं। बेरोजगारी कई प्रकार की होती है। संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। यह बेरोजगारी तब होती है जब किसी व्यक्ति के कौशल और शिक्षा के स्तर के अनुसार उसको रोजगार न मिल रहा हो। मौसमी बेरोजगारी तो आप देखे होंगे कि ये किसान मजदूरों की होती है, जो किसी मौसम में जब फसलें होती हैं तो उनको रोजगार मिला हुआ होता है, काम मिला होता है। जब फसलें नहीं होती हैं तो चक्रीय बेरोजगारी तब होती है जब किसी व्यक्ति को रोजगार मिलता है लेकिन वह रोजगार केवल कुछ ही समय के लिए होता है, सीजनल होता है, फिर अगले समय मिलता है, एक चक्र में मिलता है। अस्थायी बेरोजगारी का मतलब ये जब किसी व्यक्ति को लंबे समय तक रोजगार नहीं मिल रहा है, जैसे आप और हम हैं। प्रतिस्थापन बेरोजगारी का मतलब है, यह बेरोजगारी तब होती है जब किसी व्यक्ति को रोजगार से हटा दिया जाता है और उसकी जगह पर किसी अन्य को रोजगार दे दिया जाता है, फिर वो किसी दूसरी जगह पर प्रतिस्थापन। अस्थायी बेरोजगारी बताए दिए प्रस्थान। तकनीकी बेरोजगारी भी होती है जब किसी व्यक्ति के पास तकनीकी कौशल के अभाव में उसको रोजगार नहीं मिल पाता है। हाँ, रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं। शिक्षा के स्तर के अनुसार रोजगार के अवसर, तकनीकों में परिवर्तन के कारण टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। रजिस्टर वाला काम था, रोजगार मिला हुआ था, कंप्यूटर आ गया, कंपनी से आप निकाल दिए गए क्योंकि आपको कंप्यूटर पे काम करना आता ही नहीं है। भारत में गरीबी की परिभाषा क्या है? गरीबी का अर्थ ऐसा है अर्थ है कि ऐसी स्थिति जहाँ किसी व्यक्ति परिवार के पास आवश्यक संसाधन, रोटी कपड़ा मकान की सेवाओं कम होती है, भोजन पानी आवास स्वास्थ्य की सेवाओं का अभाव होता है। हाँ, उसको गरीब कहा जाता है। भारत में गरीबी के कई प्रकार हैं। आय आधारित गरीबी है, इनकम आधारित गरीबी है, संसाधन आधारित गरीबी है। यह गरीबी तब होती है जब किसी व्यक्ति या परिवार के पास आवश्यक संसाधन की कमी हो। सामाजिक गरीबी भी होती है। यह गरीबी तब होती है जब व्यक्ति किसी समूह को सामाजिक और आर्थिक अवसरों से उनको वंचित रहना पड़ता है। आर्थिक असमानता खूब है, गरीबी के कारण ये भी है अपने देश में। शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाओं में कमी के कारण जो है गरीबी बढ़ती है। बेरोजगारी के कारण एक बड़ी समस्या है। जनसंख्या वृद्धि भी गरीबी का एक बड़ा कारण है, लिख लेना। पृथ्वी की संरचना आपसे पूछ सकता है तो क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, आउटर कोर और इनर कोर है। ये तीन ही होता है, कोर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये सबसे बाहरी परत होती है, मेंटल उसके नीचे की परत होती है। शैल की परिभाषा आपसे, शैल एक प्रकार का खनिज है जो पृथ्वी की पपड़ी पर पाया जाता है। शैलों की परिभाषा, शैल का प्राकृतिक ठोस और अकार्बनिक पदार्थ है जो पृथ्वी की पपड़ी पाया जाता है। यह खनिजों से संयोजन से बनती है। एक शैल में बहुत सारे खनिज होते हैं। ठीक है, एक सेल का मान लो एक सेल कोई पार्ट है, पत्थर का टुकड़ा, छोटा महीन कुछ भी है, वो सेल कहलाता है। इसमें बहुत सारे जो है खनिज होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स शामिल होते हैं। तो अलग अलग सेलों में अलग अलग टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं। आग्नेय सेल है, जानते हैं ये सेल आग्नेय चट्टानों से बनता है जब मैग्मा ठंडा हो जाता है। तो सेडिमेंट्री क्या है? यह सेल अवसादी से बनता है। यह हवा जल या बर्फ़ के द्वारा जमाया जाता है, यानी कि आग्नेय से ही टूट टूट के जो इकट्ठा होता है वो अवसादी होता है। और अवसादी लंबे समय तक तापमान दाब और के कारण लंबे समय बाद वो जो मेटामॉर्फिक में, जैसे संगमरमर,
ये मेटामॉर्फिक बहुत मजबूत चीज़ें होती है। संगमरमर मेटामॉर्फिक है, यानी कि रूपांतरिक इसको कहते हैं। अमेजन बेसिन के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, दे सकता है। अमेजन बेसिन की जलवायु गर्म और आर्द्र है। यहाँ भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है। ब्राज़ील के क्षेत्र में आप जानते हैं तापमान में दिन और रात दोनों लगभग समान होता है। शरीर में यहाँ चिपचिपाहट महसूस होती है, यानी कि हमेशा पसीना टाइप। अमेजन बेसिन में रहने वाले लोगों के जीवन सारा वनों पर निर्भर है। कुछ वृक्षों को काट कर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ पुरुष शिकार करते हैं, नदी में मछली पकड़ते हैं। महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं, परिवार का भरण पोषण करती हैं। लोगों का मुख्य आहार मैनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं। आलू की तरह कसावों को ज़मीन के अंदर पैदा किया जाता है। ठीक है। कॉफ़ी, मक्का, कोको जैसे नकदी फसल यहाँ उगाई जाती है। अमेदी बसन के लोगों को घर की वनस्पतियों, अच्छा, इनके घर वही घास फूस से बने होते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर को बना के रहते हैं, जिसे मलोका कहा जाता है। कहे जाने वाले, अच्छा हाँ, कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। अच्छा, नील नदी बेसिन के बारे में आप समझ लीजिए। इससे प्रश्न पूछ सकता है कि नील नदी बेसिन के लोगों के जीवन एक दिलचस्प है। यहाँ पे नील नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, जो 6,500 किलोमीटर लंबी है। अफ्रीका की 11 देशों से होकर गुजरती है, जो मिस्र है, सूडान है, दक्षिण सूडान है, बुरुंडी है, रवांडा, तंजानिया, युगांडा, केन्या, इथोपिया, इरिट्रिया, यहाँ तक बहती है। इसकी विशेषता क्या है कि सिंचाई के लिए, पानी पीने के लिए, उद्योग के लिए जल संसाधन का काम करती है। मिट्टी और खनिज यहाँ पे थोड़ा उपजाऊपन है, इसलिए कृषि उद्योगों की स्थापना हुई है। वनस्पति और जीव जंतु के बारे में यहाँ लोगों को भोजन, दवाएं और अन्य आवश्यक संसाधन भी प्रदान करती हैं। जीवन लोगों का क्या है, कृषि करते हैं लोग, कृषि के माध्यम से आजीविका चलाते हैं। गेहूँ, चावल, मक्का, कपास उगाते हैं, मछली पालन करते हैं, खूब धुआंधार। वनस्पतियों में नील नदी बेसिन में जीव जंतुओं का संग्रह है, जिससे वो आजीविका कमाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं। हाँ, उद्योग भी नील नदी बेसिन के लोगों का उद्योग के माध्यम से भी अपनी आजीविका कमाते हैं। लोग कपड़ा, खाद्य और अन्य उद्योग कमाते हैं। यहाँ के लोगों का जीवन जो है कि काफ़ी शानदार है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लीजिए। तो अरुणाचल प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जो पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता, विविध वनस्पतियों, जीव जंतुओं के लिए प्रसिद्ध है। अरुणाचल प्रदेश के लोगों का जीवन, वहाँ के नदी बेसिन की दशाएं निम्नलिखित हैं। अरुणाचल प्रदेश लोगों के जीवन देख लीजिए। जीवन कैसा है, कृषि करते हैं लोग, कृषि के माध्यम से लोग चावल, मक्का, गेहूँ, अन्य फसलें। वनस्पतियों में अरुणाचल प्रदेश में जीव जंतु संग्रह के माध्यम से अपना जीवन चलाते हैं। ठीक है। उद्योग में क्या है, यहाँ के उद्योग कपड़ा, खाद्य, अन्य उद्योग से अपना काम चलाते हैं लोग। अगर नदी बेसिन की बात करोगे तो ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। यह अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। यह नदी तिब्बत से उत्पन्न होती हुई अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन कई छोटी नदियों और झीलों जिसके कारण यहाँ प्राकृतिक सुंदरता बनी रहती है। कामेंग नदी बेसिन, यह अरुणाचल प्रदेश की एक प्रमुख नदी है। यह अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी भाग से उत्पन्न होती है और असम राज्य में ब्रह्मपुत्रा में जाकर मिल जाती है। कामेंग नदी बेसिन, सुबर नदी बेसिन, सुबनसिरी नदी बेसिन, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। ये भी जाके असम राज्य में ब्रह्मपुत्रा से मिलती है। ठीक है। अब असम नदी बेसिन के बारे में समझ लीजिए। असम नदी में ये कहा जाता है कि यहाँ पे भी जल संसाधन की व्यवस्था अच्छी है। मिट्टी और खनिज, यहाँ पे मिट्टी काफ़ी जल उपजाऊ है। हाँ, वनस्पति जीव जंतु काफ़ी जो है कि भर भर के मिलते हैं यहाँ पर। यहाँ के लोगों का जीवन कैसा है, तो यहाँ कृषि होती है, मछली पालन होता है, वनस्पतियों जीव जंतु का संग्रह होता है। असम नदी बेसिन के लोग जीव जंतुओं के माध्यम से अपनी जीविका कमाते हैं। उद्योग में असम नदी बेसिन के उद्योगों के माध्यम से भी जीविका इनकी चलती है। छोटे मोटे उद्योग भी हैं यहाँ पे। अच्छा, भारत में बहुत सारे धर्मों का प्रभाव रहा है, तो इन धर्मों से जुड़े हुए कुछ राजाओं के इतिहास के बारे में हम जान लेते हैं। हालांकि इनसे भी हिंदू धर्म के बारे में कहा जाए कि ये सबसे पुराना, सबसे बड़ा धर्म है। इसके अनुयायी सबसे अधिक है। हिंदू धर्म के प्रमुख राजवंशों में एक मौर्य वंश था, जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। अच्छा, बौद्ध धर्म के बारे में बात कर लिया जाए तो ये भारत में ही उत्पन्न हुआ है। इसके संस्थापक भगवान बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के अन्य राजवंशों में मौर्य राजवंश था, जिसके प्रमुख सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। जैन धर्म में भी जो है कि मौर्य वंश से संरक्षण मिला था, आप जानते हैं। मुस्लिम धर्म के बारे में है। बौद्ध धर्म के 4 सिद्धांत हैं, ये पूछा जा सकता है। 4 आर्य सत्य हैं: दुख,
सत्य है, दुख का कारण है भैया, दुख का निवारण भी है, दुख के निवारण का मार्ग है। 4 बातें थी। आज चारों को से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। पंचशील जो था ये बौद्ध धर्म के अनुसार था। इसमें कहा जाता था कि अहिंसा का, सत्य, आस्तेय मतलब चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपरिग्रह मतलब धन इकट्ठा न करना, ये पंचशील का सिद्धांत था। कर्म और पुनर्जन्म की बातें की मानी गई हैं यहाँ पर कि कर्मों के आधार पर पुनर्जन्म होता है। निर्वाण बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण लक्ष्य है इनका, बुद्ध का। अब बुद्ध धर्म को फॉलो करने वाले, निर्वाण का मतलब कि जीवन मरण की इस मुक्ति से निकल जाना ही निर्वाण कहलाता है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम भी बना था, भिक्षा मांगना, सादगी से जीवन यापन करना। उपासकों के लिए, जो उपासक थे, पूजा पाठ करने वाले, उनके पंचशील का पालन करना होता था। बौद्ध समुदाय के नियम के लिए था कि संग्रह बौद्ध भिक्षुओं का सम्मान करना, आपस में मिलजुल कर रहना। वायुमंडल की परतों के बारे में आपसे पूछ सकता है तो क्षोभ मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। क्षोभ मंडल में ही सारी जो है कि जलवायु गतिविधियां होती हैं, यहीं पे बादल बनते हैं, बारिश होती है, आंधी चलती है, तूफान चलती है। 90% गैसों का जमावड़ा जो है कि आपके क्षोभ मंडल में ही है। और स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल के बारे में कहा जाता है। यहाँ प्लेन उड़ती है, यहाँ पे एक ओजोन परत है बच्चों, 12 से 50 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। यहाँ पे तापमान, दबाव कम है, तापमान भी यहाँ पे कम होता है। मध्य मंडल के बारे में कहा जाता है 50 से 80 किलोमीटर तक फैला हुआ यह है। आयन मंडल में आप आयनोस्फीयर इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे संचार गतिविधियों के लिए आयन मंडल काम करता है। यहाँ से संचारी गतिविधि पृथ्वी से जो है कि संचालित की जाती है। तो ये वायुमंडल है, यानी कुल 5 मंडल है। काम क्या है कि वायुमंडलीय दबाव, परतें, वायुमंडलीय तापमान, वायुमंडलीय परतें तापमान को नियंत्रित करती हैं। ये सब है, इसमें कुछ खास नहीं है। ये सब मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो सब आप पढ़े हुए हैं, एक बार हम रिवाइज करें। 12वीं सदी में मंदिर शैली आपसे पूछ सकता है कि भारतीय वास्तुकला एक महत्वपूर्ण अवधि थी। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न शैलियों में मंदिरों का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें से उत्तर भारत की शैली क्या थी? उत्तर भारत के निर्माण मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में किया जा रहा था। ऊंचे शिखर पर मंदिर बनवाए जा रहे थे, जटिल नक्काशीदार दीवारें बन रही थी, विस्तृत प्रवेश द्वार बनाया जा रहा था, मूर्तियों और चित्रों से सजा मंदिर बनाया जाता था, जैसे खजुराहो उदाहरण के रूप में। दक्षिण भारत की शैली के बारे में देख लो तो यह मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में पाई गई। इसमें क्या था कि एक प्रवेश द्वार जिसको गोपुरम कहा जाता था, जटिल नक्काशीकार दीवारें थी, विशाल मंडप होता था, मूर्ति चित्र सजे थे जैसे तंजौर के मंदिर। और यहाँ पे जो है ना, मंदिर चबूतरे पे नहीं बनते थे दक्षिण भारत में। हमारे यहाँ उत्तर भारत में मंदिर चबूतरे बनते हैं। पूर्वी भारत की शैलियों में कहा रहा है कि मंदिर निर्माण की मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार में था। छोटे और सरल मंदिर बनाए जाते थे, दीवारें वैसे ही थी, प्रवेश द्वार बड़ा होता था। सेम वही चीज़ है जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर। खाद्यान्न फसलों के बारे में आप देख लीजिए, ये भी आपसे पूछता है। तो चावल जो है उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगाई जाती है, जहाँ अधिक वर्षा और उच्च तापमान हो। ध्यान देना, उष्ण और उपोष्ण की दोनों की फसल है चावल। गेहूँ शीतोष्ण और उपोष्ण की है, जहाँ मध्यम वर्षा और थोड़ा ठंडी की भी ज़रूरत है। हाँ, 10 से 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। मक्का के लिए उष्ण और उपोष्ण की ही ज़रूरत है, जहाँ वर्षा होनी चाहिए, तापमान ज़्यादा होना चाहिए। जौ के लिए शीतोष्ण और उपोष्ण, यानी जो जौ के लिए चाहिए वही गेहूं के लिए भी चाहिए। ध्यान देना। दलहन के लिए, चना के लिए क्या चाहिए? उष्ण और उपोष्ण ही चाहिए। मटर के लिए शीतोष्ण और उपोष्ण चाहिए, जहाँ पे मटर ठंडी में उगाई जाती है। चना एमपी में भी होता है। मैं इसलिए कहा कि उष्ण और उपोष्ण का नाम सुन के आप घबरा जाएंगे कि चना तो सर जो है कि विंटर में होता है, उष्ण और उपोष्ण, उपोष्ण आ रहा है ना, हाँ, तो बस उष्ण आने चाहिए, यानी उपोष्ण और शीतोष्ण नहीं आने चाहिए। दलहन के लिए, दलहन में जो है चना है, उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र में उगाया जाता है। उष्ण का मतलब भयान गर्मी वाला, यानी कि 23 डिग्री मकर रेखा से 23 डिग्री कर्क रेखा के बीच में ये है उष्ण वाला क्षेत्र। उपोष्ण का मतलब 23 कर्क के से थोड़ा सा ऊपर उपोष्ण वाला क्षेत्र, जहाँ अधिक वर्षा और उच्च तापमान होता हो। मटर शीतोष्ण। उड़द के बारे में उष्ण और उपोष्ण दोनों दिया। तिलहन में सोयाबीन आती है, तिलहन में ध्यान देना, सोयाबीन आती है, उष्ण और उपोष्ण। मूंगफली ये उष्ण और उपोष्ण, बारिश हो चाहिए। सरसों ये शीतोष्ण और उपोष्ण, ये याद रखना है।
अन्य फसलों में चीनी है, कपास है। चीनी क्या है? गन्ना, गन्ना वाले को चीनी बोला गया है। कपास है, आलू है, ठीक है। अच्छा, प्रमुख आंदोलन के बारे में, ब्रह्म समाज के बारे में आपको बताया गया कि 1815 में इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। इनका उद्देश्य था हिंदू धर्म में सुधार लाना। उद्देश्य बस समझना है, समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना। सती प्रथा को समाप्त करवाने की जिम्मेदारी इन्होंने थी, लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों से इन्होंने लिया। आर्य समाज 1875, दयानंद सरस्वती। उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार लाना और वेदों की महत्ता पर स्थापित करवाना। रामकृष्ण मिशन 1897 में विवेकानंद द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई। उद्देश्य था समाज सेवा में सुधार और कार्यों को बढ़ावा देना और हिंदू धर्म में सुधार करना। सत्य शोधक समाज के बारे में, ज्योतिबा फूले 1873। समाज में मुख्य उद्देश्य था कि असमानता और कुरीतियों को दूर करवाना और दलितों के उत्थान के लिए काम करना। महिलाओं की शिक्षा के लिए काम किया। बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने वाले पहले इंसान रहे इन्होंने। दलितों से लंबी लड़ाई लड़ी इन्होंने। हाँ, दासों का जो क्रांति हुई थी अमेरिका में, उससे ये प्रभावित थे। दलित और के बारे में कहा रहा है कि दलितों के बारे में कुछ था तो अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन था जो दलितों के उत्थान के लिए शुरू किया गया। दलित अधिकार आंदोलन था, उनके अधिकार की रक्षा के लिए। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए उद्धार के लिए बहुत सारे आंदोलन करवाए। दलित पैंथर आंदोलन हुआ 1970 में, महाराष्ट्र में शुरू हुआ था दलितों के अधिकारों के लिए। बीएसपी भी एक आंदोलन के लिए रूप में आई जो दलितों और पिछड़ों के सुधार के लिए लाई थी। ब्रह्म समाज में आप जानते हैं संस्थापक महिलाओं की यहाँ पे दिया हुआ है। ब्रह्म समाज में ये महिलाओं की अधिकार, रक्षा और उत्थान के लिए। आर्य समाज का आंदोलन आप जानते हैं, दयानंद सरस्वती ने महिलाओं की रक्षा और उत्थान के लिए उन्होंने भी काम किया था। तो ये सब है। नारीवाद आंदोलन भी महिला की। गूढ़ लिपि क्या होती है? एक ऐसी लिपि है जो सामान्य लिपि से अलग होती है। इसका अर्थ समझने के लिए आपको विशेष ज्ञान या कौशल की आवश्यकता होती है। गूढ़ लिपि का उपयोग अक्सर रहस्यमय या गुप्त संदेशों को लिखने के लिए किया, जैसे कोड शिफर इत्यादि। गूढ़ लिपि के कुछ उदाहरण है भैया, जैसे कोड है, शिफर है, एक प्रकार की गूढ़ लिपि है, हीरोग्लिफ्स है, रूनिक है, ये सब है। हाँ, अब आए थे बाल विकास में नैदानिक मूल्यांकन की प्रक्रिया, जिसमें एक बच्चे के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास का मूल्यांकन किया जाता है। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों अलग अलग बातें हैं। मानसिक मतलब जो सोचता है, भावनाएं यानी जो उनके मन में प्रकट होती हैं किसी चीज़ को देखकर समझकर। शारीरिक मतलब शारीरिक, ये सबके लिए नैदानिक मूल्यांकन की बात हम कर रहे हैं। तो विकासात्मक इतिहास है, कह रहे हैं कि बच्चे के विकास के इतिहास का संग्रह जिसमें जन्म से लेकर वर्तमान तक की जानकारी शामिल हो, उसको विकासात्मक इतिहास कहते हैं। विकासात्मक इतिहास में बच्चे के जन्म से लेकर उसके वयस्क होने तक के इतिहास को विकासात्मक इतिहास कहते हैं। शारीरिक मूल्यांकन के बच्चे के शारीरिक विकास का मूल्यांकन उसके वजन, ऊंचाई और अन्य शारीरिक मापों के आकलन के आधार पर। मानसिक मूल्यांकन का मतलब है कि उनकी उम्र और उनके मानसिक स्थिति का जो है मूल्यांकन। संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मूल्यांकन। व्यवहारिक में क्या कहा जाता है कि बच्चे के व्यवहारिक पैटर्न क्या है, उसकी व्यवहार, आदतें और रुचियों का आकलन किया जाता है। उसका व्यवहारिक पैटर्न हो क्या रहा है, ये परिपक्वता की तरफ जा रहा है कि बचपना की तरफ अभी जा रहा है। व्यवहारिक मूल्यांकन में बहुत सारे आप बच्चों को देख सकते हैं। कुछ बच्चे क्लास 5 तक आते आते व्यवहारिक रूप से वो थोड़ा मैच्योरिटी यानी परिपक्वता की तरफ जाते दिखते हैं। कुछ की आदतें और रुचियां जो हैं कि उस अनुरूप नहीं हो पा रही हैं, तो इसका मतलब कि उसके सामाजिक शिक्षा का असर होता है। निदान और हस्तक्षेप। विविधता का अर्थ क्या होता है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो विविधता का मतलब होता है विभिन्नता या भिन्नता। यह शब्द विभिन्न संदर्भों में प्रयोग कर सकते हैं। विविधता कई जगह, जैव विविधता का हमने नाम सुना है। इसमें पौधों और जानवरों, अन्य जीवों की प्रजातियों में, उनके आवासों में विविधता होती है। अलग अलग तरह से प्रजातियां होती है, कुछ बड़ी, कुछ छोटी, कुछ मोटी, कुछ पतली होती हैं। कुछ के खाना अलग अलग होते हैं, उनके आवासों की संख्या, आवासों की स्थिति अलग होती है, पैटर्न अलग होता है, अलग अलग जलवायु में रहते हैं, अलग अलग उनकी दशाओं में रहने के लिए वो अनुकूल होते हैं। यानी कि आप जो है कि हिमालय की कोई चीज़, सेब को आप उष्णकटिबंध में ला के नहीं लगा सकते, ठीक है। उनके लिए वो विशेष जो है कि क्लाइमेट ही चाहिए। तो जैव विविधता हमने पढ़ा है कि भाई विविधता में हमने जैव विविधता पढ़ा। सांस्कृतिक विविधता भी पढ़ा है कि सांस्कृतिक विविधता का तात्पर्य संस्कृति और भाषा में विविधता है। जैसे पूर्वांचल के लोग भोजपुरी बोलते हैं, वैसे अवध के लोग अवधी बोलते हैं, मगध के लोग मगधी बोलते हैं। भाषाओं में विविधता है, लोगों के काम करने में भी, रहन सहन में, त्योहारों में विविधता है। तो ये सब सांस्कृतिक विविधता। विचारों में विविधता है। पारिस्थितिकी विविधता का मतलब परिस्थिति में जो विविधता है,
हाँ, उष्णकटिबंध की परिस्थितिकी तंत्र कुछ और होगा, शीतोष्ण का कुछ और होगा। शीत कटिबंध आप चले जाएंगे आर्कटिक अंटार्कटिक में तो वहाँ के जल जीवन वनस्पतियाँ ये सब अलग होंगे। व्यक्तिगत विविधता भी होती है, आयु लिंग जाति के आधार पर, धर्म विशेषताओं के आधार पर। तो ये हमने विविधता पढ़ा, ये दो बार हो गया है। सृजनात्मक और नवाचार विविधता से नए विचारों के समाधानों का जन्म होता है। समृद्धि और विकास, विविधता से समृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलता है। विविधता बनी रहनी बहुत ज़रूरी है। एक गुलदस्ते में जितने रंग बिरंगे फूल होंगे उतना ही गुलदस्ता अच्छा लगेगा। चाहे विविधता के बिना जो है कि समाज का पूर्ण तरह से विकास संभव है ही नहीं। सामाजिक सौहार्द भी बना रहता है विविधता ही कारण, ठीक है। पारिस्थितिकी संतुलन भी विविधता के कारण बना रहता है। हाशियाकरण क्या होता है, कभी कभी पूछ देता है कि समाज में हाशियाकरण का अर्थ है भैया जब किसी व्यक्ति या समूह को उसकी जाति, धर्म, लिंग या अन्य सामाजिक विशेषताओं के कारण समाज से अलग थलग कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि किसी एक विशेष जाति समुदाय के लोग किसी विशेष क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ पे एक दो छोटी जाति या समुदाय के लोग उस समाज में कहीं उनके साथ ही रहते हैं। पता चला बाद में कि सारे एक विशेष जाति के लोग मिलके किसी छोटी जाति के लोगों को पकड़ के अब बाहर निकाल दिया और अपने द्वारा जो उनकी जो पूरी आर्थिक गतिविधि है उनसे पूरी तरह से वो अलग हो गए। तो वो जो है हाशिए पे चले गए, किनारे चले गए। अब उनका विकास ही नहीं संभव है, वो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, सामाजिक विकास नहीं हो रहा है, सांस्कृतिक विकास से वो कट गए हैं। तो हाशियाकरण का मतलब ये होता है। आर्थिक हाशियाकरण का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति या समूह को आर्थिक स्थिति के कारण समाज से अलग थलग कर दिया जाता है, बाहर हो जाता है। राजनीतिक हाशियाकरण का मतलब है किसी छोटी या दलित या ऐसी जनजातीय जाति को आप राजनीतिक एक्टिविटी में भाग लेने ही नहीं दे रहे हैं, उसको कभी मौका ही नहीं दे रहे हैं ग्राम प्रधान, सांसद और विधायक और मंत्री बनने के लिए, तो वो हाशियाकरण पर वो समाज चला जाता है क्योंकि उसकी विकास की बातें हो ही नहीं पाती देश में, वो मुख्य धारा से अलग हो जाता है। हाशियाकरण का मतलब मुख्य धारा से अलग हो जाना, अलग थलग पड़ जाना, ठीक है। इसीलिए अब एक तरफ हम विविधता की बात करते हैं तो सभी धर्म को एक साथ ले चले, दूसरी तरफ हम किसी एक धर्म को लेकर बच्चे अगर दूसरी तरह की मानसिकता पाल रहे हैं तो वो हाशियाकरण पे जा रहे हैं। तो हाशियाकरण भी अच्छी बात नहीं है। राजनीतिक हाशियाकरण, सामाजिक हाशियाकरण में कुछ समाज जा रहा है, ठीक है। तो ये हाशियाकरण की वही बात है, यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है उसके प्रभाव है। अच्छा, हाशियाकरण से क्या क्या होता है इसका प्रभाव आप देख लीजिए। सामाजिक अलगाववाद बढ़ेगा, हाँ, क्योंकि भाई हमारे कहने का मतलब जो वर्ग हाशियाकरण पे जाएगा वो मुख्य धारा वाले समाज से दूर होता जाएगा ना। आर्थिक असमानता बढ़ेगी सब हाशियाकरण से, यानी कि जो समाज जो है कि हाशियाकरण पे जा रहा है वो आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। जो मुख्य धारा में है सारा माल लूट रहा है, हाँ, मुख्य धारा में नौकरी चाकरी दुनिया सब कुछ देख रहा है, वो आगे बढ़ जाएगा। आर्थिक असमानता हो जाएगी, मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएँ हो जाएंगी हाशियाकरण के प्रभाव में। ये देख लीजिए, राजनीतिक असमानता बढ़ जाएगी। राजनीतिक में केवल एक विशेष जाति समुदाय धर्म के लोग शामिल हो जाएंगे, बाकी विशेष जाति धर्म समुदाय के लोग उससे बाहर हो जाएंगे, तो राजनीतिक अवसरों की से वंचित कर दिया जाएगा। प्रजातंत्र क्या होता है बच्चे? प्रजातंत्र शासन की ऐसी प्रणाली है जिसमें शक्ति जनता के हाथों में होती है। प्रजा का मतलब जनता, तंत्र का मतलब व्यवस्था, यानी जनता की जो व्यवस्था है उसको प्रजातंत्र कहा गया। ये डेमोक्रेसी से ही बना है जिसका अर्थ होता है जनता का शासन। प्रजातंत्र की क्या विशेषता है? यानी प्रजातंत्र का मतलब लोकतंत्र आप कह सकते हैं। इसकी विशेषता ये है कि इसमें जनता की भागीदारी होती है, जैसे हिंदुस्तान में प्रजातंत्र है। निर्वाचित प्रतिनिधि होता है, यानी कि जनता के द्वारा एक प्रतिनिधि चुना जाता है, एक विशेष क्षेत्र में एक प्रतिनिधि चुन जाता है। इसे पूरे देश में प्रतिनिधि चुनकर सरकार का निर्माण करती है। तो प्रतिनिधि चुनता है ये जनता द्वारा। कानून का शासन होता है, प्रजातंत्र में कानून के शासन होता है और सभी नागरिकों के लिए ये कानून समान होता है, यानी सभी लोग हत्या करेंगे तो उनको फांसी ही होगी। एक सेम कानून है, चाहे कोई भी हो। ये कानून का शासन कहलाता है। पहले कानून का शासन नहीं था। पहले भाई जो जितना सक्षम था तो उसको कम सज़ा मिलती थी, जो गरीब कमज़ोर था उसको ज़्यादा सज़ा मिलती थी। लेकिन प्रजातंत्र लोकतंत्र आने से, कानून आने से, केवल एक ही लिखी हुई लाइन कानून वो सबके लिए समान होती है, तो व्यक्ति को समानता का अधिकार मिला। भारत में सबसे पहले कानून का पालन करने वाले, लागू करने वाले अंग्रेज थे। तो जब अंग्रेज़ों ने पहली बार कानून लागू किया इंडिया में ना, तो कुछ लोग ऐसे थे जो काफ़ी चौंक गए कि यार एक लाइन जो ये लिखी हुई है इसी के द्वारा हमारे ऊपर शासन होगा। ये लाइन लिख दी गई, ये सबके लिए सेम लाइन है, तो ये तो बढ़िया चीज़ है यार। पहले तो राजतंत्र में हम थे, हाँ, जैसा गाल वैसा तमाचा लगाते थे राजा।
यानी कि जो कमज़ोर है उसको ज़ोर से लगाते थे, जो पावरफुल है शक्तिशाली उनका मित्र है उसको छूते भी नहीं थे। प्रजातंत्र में मानवाधिकारों का सम्मान होता है। ये सब है। प्रजातंत्र के प्रकार हैं, कहीं प्रत्यक्ष हैं, इसमें जनता सीधे भाग लेती है, ये छोटे देशों और राज्यों में संभव है, इंडिया में नहीं है। प्रतिनिधि लोकतंत्र हमारे पास है, हमारी लोकतंत्र एक प्रतिनिधि के माध्यम से चलता है। हमारे यहाँ प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष मतलब सीधे जनता जो है किसी निर्णय में भागीदार हो, हम नहीं होते हैं। हम अपने विधायक सांसद को चुन के भेज देते हैं, वो निर्णय लेते हैं। यानी हमारे यहाँ प्रतिनिधि प्रजातंत्र है। संवैधानिक प्रजातंत्र इसमें यानी संविधान जिसमें शासन की शक्तियाँ संविधान द्वारा निर्धारित हो उसको संवैधानिक प्रजातंत्र कहते हैं। संघवाद एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सरकार एक या दो स्तर पर होती है, जैसे दो स्तर पे, एक केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे। ये संघवाद है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में शक्ति का स्पष्ट विभाजन होता है कि आप इन विषयों पर काम करेंगे, हम इन विषयों पर काम करेंगे, यानी कि विषयों का बंटवारा हो जाता है। संविधान द्वारा परिभाषित शक्तियाँ होती हैं, यानी संविधान में लिखी हुई दोनों की अलग अलग शक्तियाँ हैं कि भैया राज्य आपकी ये शक्ति है, संविधान में लिख दिया गया है, केंद्र आपकी ये शक्ति है, ये संघवाद है। लोकतंत्र के बारे में कहा जाता है, लोकतंत्र का अर्थ है कि जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का ही शासन लोकतंत्र है। लोकतंत्र में क्या विशेषताएं, वही प्रजातंत्र वाली। वयस्क मताधिकार होगा, यहाँ जनता की इच्छा ही सर्वोच्च होगी। हाँ, उत्तरदायी सरकार होगी, यानी रिस्पॉन्सिबल होती है गवर्नमेंट, क्योंकि जनता चुनी होती है ना। आप जनता के सवालों का जवाब नहीं दोगे, जनता की जो है कि आकांक्षाओं को पूरा नहीं करोगे तो अगले साल आप नहीं आओगे। ध्यान देना, निष्पक्ष और समयबद्ध चुनाव होता है। इस पे तो हंसी ही आती है, लेकिन क्या कर सकते हैं। निष्पक्ष और समयबद्ध चुनाव हमेशा होता है लोकतंत्र में। अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व तो जरूर रखा जाता है। अब आप सोच लो कि अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व रखना लोकतंत्र की जिम्मेदारी है, विविधता बनी रहेगी, हाशिएकरण की समस्या दूर होगी, निष्पक्ष सुनवाई होगा, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ काम होगा। अच्छा, निष्पक्ष सुनवाई का क्या मतलब है? तो निष्पक्षता का मतलब है कि सुनवाई करने वाला व्यक्ति निष्पक्ष यानी तटस्थ होना चाहिए। तटस्थ का मतलब होता है कि किसी का पक्ष नहीं, उसको तटस्थ कहते हैं। वो बस कानून की लाइनों के अनुसार, ठीक है, नैतिक मूल्यों के अनुसार काम करे। सुनने का अवसर होता है। निष्पक्षता का मतलब ये होता है कि आपको भी सुना जाएगा, आपके विपक्ष वालों को भी सुना जाएगा। सम्मानजनक व्यवहार किया जाता है निष्पक्षता में। साक्ष्यों का मूल्यांकन किया जाता है, क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, ऐसे नहीं हवा में बातें नहीं हो जाती हैं, साक्ष्य मिल के। न्यायपूर्ण निर्णय होता है निष्पक्ष सुनवाई से, विश्वास बढ़ता है, संघर्ष जितने हैं उसके समाधान होते हैं। अच्छा, तटस्थ के बारे में हमने बात कही थी। तटस्थ का अर्थ होता है कि किसी भी पक्ष के दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करना, न भी किसी के साथ पक्षपात करना। तटस्थता का यही अर्थ है। निष्पक्षता, न्यायपूर्ण और किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से मुक्त होना। निष्पक्षता का मतलब है, तटस्थता का अर्थ है किसी भी पक्ष या दृष्टिकोण का समर्थन न करना। न्यायपूर्णता का अर्थ है कि तटस्थता का अर्थ है कि न्यायपूर्ण और समान व्यवहार करना। ये सब है। अच्छा, स्वतंत्रता का अर्थ है कि तटस्थता का अर्थ है कि स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता। ये है न्यायपूर्ण निर्णय, यानी कि तटस्थता से न्यायपूर्ण निर्णय लेने में मदद मिलती है। तटस्थता से व्यक्ति को संगठन में विश्वास बढ़ता है। तटस्थता से संघर्षों में समाधान होता है। ये सब है। न्यायपूर्ण निर्णय में ये होता है कि भैया निष्पक्षता आ जाती है, तटस्थता रहती है, कानून का पालन होता है। न्यायपूर्ण निर्णय में कानून का पालन होता है, साक्ष्यों का मूल्यांकन करके किसी को न्याय दिया जाता है, न्यायपूर्णता रहती है उसमें। तो ये हो गया आपका न्यायपूर्ण निर्णय का क्या महत्व है, यानी उसकी उपयोगिता क्या है। तो न्याय की स्थापना होती है समाज में, समाज में विश्वास बढ़ता है, संघर्षों का समाधान होता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक विश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसमें समाज और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया जाता है। यह विश्लेषण समाज और संस्कृति के बीच में संबंधों को समझने, उनको प्रभावों को पहचानने के लिए किया जाता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक विश्लेषण में देख लो क्या है। समाज और संस्कृति के बीच संबंधों को समझना, यह विश्लेषण समाज और संस्कृति के बीच संबंधों को समझने में मदद करता है। सामाजिक और सांस्कृतिक विश्लेषण मतलब समाज और संस्कृति के बीच में संबंध को समझना ही है। सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन, ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए महत्व क्या है। महत्व में सबसे अच्छा समझ में आता है कि समाज और संस्कृति के बीच में संबंध को समझने में मदद मिलती है। यह विश्लेषण समाज और संस्कृति के बीच संबंध को समझने में मदद करता है, ठीक है। ये कई बात बार बार इसमें जो है कि टाइप है, तो इसलिए हम इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अवलोकन पर आते हैं। अवलोकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति या घटना का ध्यानपूर्वक अध्ययन और निरीक्षण किया जाता है।
अवलोकन उद्देश्य जानकारी इकट्ठा करना, पैटर्न और संबंधों को पहचानना है और निष्कर्ष निकालना होता है। सबसे पहले आप किसी चीज़ को अवलोकन करते हैं, कोई घटना हो रही है, अवलोकन करने के बाद ध्यान से आप अध्ययन करेंगे, निरीक्षण करेंगे, कुछ जानकारी इकट्ठा करेंगे, इनकी बातें उनकी बातें इकट्ठा करने के बाद आप पैटर्न समझेंगे कि ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ। अब ये पैटर्न समझने के बाद आप निष्कर्ष पर जाते हैं। कुछ प्रत्यक्ष अवलोकन होता है, आप सीधे देख लेते हैं किसी व्यक्ति वस्तु या घटना के बारे में। कुछ अप्रत्यक्ष अवलोकन होता है जिसमें किसी व्यक्ति वस्तु या घटना के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए स्रोतों का उपयोग किया जाता है, किताबों के बारे में उससे जानकारी ली जाती है। प्रयोगात्मक अवलोकन किसी व्यक्ति वस्तु या घटना के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रयोग की जाती है। अवलोकन का चरण क्या होता है? एक तो विषय का आप पहले चयन कीजिए किस पर, हाँ, अवलोकन की योजना बनानी होगी आपको, तब अवलोकन करना होगा। डेटा जरूर है विश्लेषण करने के लिए। स्पष्टीकरण क्या होता है? यह स्पष्टीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे विषय, अवधारणा या घटना के बारे में विस्तृत, स्पष्ट या जानकारी प्रदान की जाती है। इसके प्रकार हैं व्याख्यात्मक स्पष्टीकरण, इसमें किसी विषय का, अवधारणा के बारे में एक विस्तृत जानकारी होती है। विश्लेषणात्मक स्पष्टीकरण में इसमें किसी विषय या अवधारणा का विश्लेषण बस किया जाता है, उसके पहलुओं को समझा जाता है, पोस्टमार्टम किया जाता है। तुलनात्मक स्पष्टीकरण का मतलब दो या दो से अधिक विषयों या अवधारणाओं से तुलना की जाती है, उसके संबंधों से तुलना की जाती है। हाँ, स्पष्टीकरण का चरण होता है, पहले विषय का चयन करिए, फिर जानकारी उसके बारे में इकट्ठा करिए, फिर जानकारी का विश्लेषण करिए, फिर स्पष्टीकरण आप तैयार करिए क्या करना है। ठीक है। नैतिक मूल्य और सिद्धांत के बारे में हम आपको बता दें कि नैतिक मूल्य और सिद्धांत वो मानक है जिससे ये तय करने में मदद मिलती है क्या सही है क्या गलत है। ये नैतिकता है, ये सामाजिक जीवन को आकार भी देते हैं। नैतिक मूल्यों के कुछ उदाहरण है, आप यहाँ समझ लीजिए। नैतिक रहने के लिए आपको सच्चाई पे चलना होगा, न्याय आपके अंदर होनी चाहिए जिसमें न्याय और समानता हो, करुणा हो, दूसरे के प्रति दया और सहानुभूति रखना चाहिए आपको, स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे के स्वायत्तता की बात माननी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। महत्व क्या है इससे नैतिक मूल्यों से? तो ये है कि व्यक्तिगत विकास हो जाता है, समाज में स्थिरता आती है, निर्णय लेने में मदद मिलती है। यदि आप नैतिक मूल्यों का पालन करना है तो निर्णय लेने में मदद मिलेगी। विश्वास और सम्मान बना रहता है। ये वही बात है, दोबारा प्रिंट हो गया है। ठीक है। अच्छा, भारत में आदिवासियों के बारे में कुछ संवैधानिक प्रावधान है। तो अनुच्छेद 16(4) ये तो भाई पिछड़ों और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की बात इसमें की है, ये आर्टिकल 16(4) में, क्लॉज 4 में। आर्थिक विशेषाधिकार है 244 क्लॉज 1 में, छठी अनुसूची के अंतर्गत। छठी अनुसूची में जानते हैं ना, असम, मेघालय, मणिपुर, ATM2, ATM यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, ये 4 राज्यों के बारे में अनुसूचित जनजातियों के बारे में प्रावधान है। और अनुसूची 6 में, अनुसूची 5 में जो है कि 10 राज्य के SC ST के बारे में उनके आरक्षण और उनकी विशेष संस्कृति और समाज की सुरक्षा के लिए प्रावधान लागू किया गया। अनुच्छेद 23 में बंधुआ मजदूरी को बच्चों रोकने के लिए, मानव तस्करी इत्यादि को रोकने की बात की गई है। और अनुच्छेद 24 में आप जानते हैं कि बाल मजदूरी की बात की गई है। शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार, हाँ, और अनुच्छेद 15 के 4 में दिया गया है, अनुच्छेद 4 में दिया गया है। बड़े किसान की बात की गई है। भारत में कई किसान ऐसे हैं, भारत में कई प्रकार के किसान होते हैं जो खेती के विविध विधि, फसलों को और प्रकृति और आर्थिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। एक है बड़ा किसान। बड़ा किसान, आप जानते हैं किसानों को जो है कि सबसे पहले जो है सीमांत किसान आते हैं। पहले तो भूमिहीन को देख लो, भूमिहीन जिनके पास ज़मीन होती नहीं है। आदिवासी मतलब आदिवासी क्षेत्रों में उनकी अपनी स्थिति है। सीमांत किसान जिसके पास जो है कि आप 1 हेक्टेयर से कम की ज़मीन होती है। छोटे किसान 1 से 2 हेक्टेयर वाले होते हैं। मध्यम किसान 2 से 4 हेक्टेयर वाले होते हैं। बड़े किसान 4 से 10 हेक्टेयर वाले होते हैं। तो ये किसानी की स्थिति ज़मीन के आधार पर इनका डिवाइड किया गया है। लिंग की तटस्थता का अर्थ है लिंग की तटस्थता का अर्थ है किसी भी निर्णय, नीति या कार्रवाई में लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव या पक्षपात न करना। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुरुष और महिलाएं समान अवसर
और अधिकार प्राप्त करें। लिंग तटस्थता का मुख्य तत्व है समानता, पुरुष और महिलाओं के बीच समानता होना चाहिए, न्याय होनी चाहिए, समान अवसर मिलने चाहिए, ये लिंग तटस्थता है। लिंग निरपेक्ष भाषा होनी चाहिए। लिंग का मतलब महिला पुरुष में आप किसी भी प्रकार का अंतर न करें, उसको लिंग तटस्थता कहा जाता है। उसके महत्व क्या है कि महत्व है समानता को बढ़ावा मिलेगा, न्याय को बढ़ावा मिलेगा, समान अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक है। भारत में न्यायपालिका के बारे में हम बता दें आपको कि न्यायपालिका प्रणाली ब्रिटिशकालीन है, औपनिवेशिक है, जानते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। फिर मद्रास, बॉम्बे इत्यादि जगहों पे जो है कि हाई कोर्टों जो है कि भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम जो 1861 बना था उसमें उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी। तो ये न्यायपालिका की पूरी बात हुई। आप जानते हैं कि जो भारत का ये सर्वोच्च न्यायालय है 26 जनवरी 1950 को इसका जो है कि गठन किया गया था। ठीक है। ये वाला पेज आप देख लेना, ये विशेष रूप से इसको हम छोड़ दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस जो आप समझ लेना, भारत में गणतंत्र का विचार मुख्य रूप से अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों से प्रेरित है। आप जानते हैं भारतीय संविधान में निर्माताओं ने इन देशों में संविधानों और गणतंत्र प्रणाली को अध्ययन किया है। भारतीय संविधान में गणतंत्र के सिद्धांत को शामिल किया गया, जिसे प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की बात की गई। भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व का प्रावधान है, जिसमें नागरिक सीधे अपने प्रतिनिधियों का चयन करता है, निष्पक्ष चुनाव है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, हमारे यहाँ मौलिक अधिकार दिया गया है, जिसमें लोगों को सब जो है कि नैसर्गिक और प्राकृतिक अधिकार दिया गया है। तो मौलिक अधिकारों की जो है कि प्रावधान किया गया। प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व बता दिए हम। निष्पक्ष चुनाव, एक चुनाव आयोग जो आप जानते हैं आर्टिकल 324 में है, तो ये चुनाव आयोग की बात है जो निष्पक्ष चुनाव। अच्छा, राज्यों के चुनाव करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जो है कि भारत निर्वाचन आयोग कराता है, और स्थानीय चुनाव, ग्राम प्रधान के चुनाव इत्यादि वो जो है कि राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका भी है अपने आप के यहाँ, आप जानते हैं। हाँ, मौलिक अधिकारों की बात की गई है, ये भी है। भारत में कई प्रकार की कृषि होती है, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ जान लीजिए। मानसूनी कृषि होती है, ये तो मानसूनी कृषि भारत में आम प्रकार की कृषि है, जैसे मानसून है, बारिश पर निर्भर होती है। सिंचाई कृषि ये पानी पर निर्भर होती है, जो कि कुएं और ट्यूबवेल से होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है कि ट्यूबवेल से होती है। बागवानी कृषि में फल, सब्जी और फूलों की खेती हो, याद रखना। पशुपालन में कृषि पशुपालन पोषण किया जाता है, इससे दूध, मांस और अन्य उत्पादों पर जो है कि निर्भर इसकी खेती होती है। मत्स्य पालन में मत्स्य और वनस्पति कृषि में जो है कि चाय, कॉफ़ी, रबड़ इत्यादि आता है। तो किस में क्या आता है ध्यान दे लेना। औद्योगिक कृषि में जो है कि क्या क्या आता है, तो कपास, जूट, तिलहन। जैविक कृषि में जैविक तरीकों से खेती की जा सकती है, जिसमें जैविक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। अस्थाई कृषि में आप जानते हैं जो पर्यावरण के अनुकूल होती है वो अस्थाई कृषि होती है। मिड डे मील योजना के बारे में सुन लीजिए, यह समाज पर बहुत गहरा प्रभाव इसका पड़ा था। इस योजना में न केवल बच्चों को शिक्षा के अधिकार के लिए प्रेरित किया, बल्कि उनके स्वास्थ्य और पोषण को भी के बेहतरी के लिए भी ध्यान रखा गया। इससे जो है कि क्या सुधार हुए, सामाजिक प्रभाव क्या हुआ वो बता दें तो शिक्षा में वृद्धि हुई, पोषण में सुधार हुआ, सामाजिक समरसता, यानी आप सामाजिक समरसता का मतलब बड़ी जाति, छोटी जाति, एक धर्म, दूसरे धर्म, ये सभी लोग एक साथ बच्चे बैठ के खाना खाते हैं, तो इससे सामाजिक समरसता बढ़ती है। गरीबी उन्मूलन का भी एक जो है कि ये एक इसके भी क्षेत्र में एक विशेष जो है कि इसका योगदान है, गरीबी के उन्मूलन में भी। मूल्य और सिद्धांत क्या है भैया, ये ध्यान दो। न्याय क्या है, संविधान न्याय के सिद्धांत पर आधारित है, जिसे सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर देता है। समानता क्या होती है, तो संविधान समानता के सिद्धांत पर आती है, जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर अगर मिले तो उसको समानता कहोगे। स्वतंत्रता का मतलब है ये है कि सभी नागरिकों को अपने विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिले तो उसे स्वतंत्रता कहेंगे। बंधुत्व का मतलब है कि एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रहे, सम्मान की भावना रहे, तो उसे बंधुत्व कहा जाता है। सामाजिक न्याय क्या है कि सामाजिक न्याय में सिद्धांत पर जिससे सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर दिया जाएगा। आर्थिक न्याय का मतलब है कि संविधान आर्थिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित होते, सभी नागरिकों को आर्थिक अवसरों में समानता दी जाएगी, इसको आर्थिक न्याय कहोगे। एक बात आप ध्यान रखना कि भारत की उद्देशिका में 3 तरह के न्याय की बात हुई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। पहली बात, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है भारत के उद्देशिका में, प्रस्तावना में। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है उद्देशिका में। ठीक है, तो उद्देशिका पढ़ लेना। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
हाँ, ये वाली जो उद्देशिका है इसको आप देख लेना। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के बारे में बात कर लें तो राष्ट्रीय एकता क्या होती है? संविधान राष्ट्रीय एकता के सिद्धांत पर आधारित है। सभी नागरिकों को एक दूसरे के प्रति एकता और सहयोग की भावना होनी चाहिए। अखंडता का मतलब होता है कि सभी नागरिकों को राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए कर्तव्य सौंपा जा सकता है और सौंप लेनी भी चाहिए जिम्मेदारी। एकता और में विविधता क्या है? अच्छा, कभी कभी पूछ देता है कि भारत में एकता में विविधता है, यानी हम सभी भारतीय एक हैं, उसके बावजूद भी हमारे अंदर बहुत सारे धर्म, संस्कृति, परंपरा के लोग रहते हैं। तो भारत में विभिन्न संस्कृति और भाषा, धर्म के लोग हैं जो विविधता को दिखाते हैं। एकता की भावना क्या है कि भारतीय संविधान में एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए देश की विविधता को एकता में पिरोने का काम करती है। जब भारत पाकिस्तान से मैच होता है तब भारत की एकता देखिए, और जब भारत में त्यौहार है अलग अलग, तो अलग अलग त्यौहार पे अलग अलग धर्म अलग अलग तरह से मना रहे हैं, वहाँ विविधता दिखेगी। हाँ, कृषिगत विविधता, भूमिगत विविधता, हाँ, अलग अलग तरह की विविधता, सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक विविधता दिखेगी, भाषाई विविधता दिखेगी। विविधता का भी सम्मान होना चाहिए, विविधता की स्वीकृति होनी चाहिए। तो संविधान ने विविधता को स्वीकार किया, उसको महत्व दिया है कि विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों के लोगों को हम सम्मानित करेंगे, उनको अधिकार देंगे, ये बात है। एकता और अखंडता की बात हमने बताई दिया कि भारत के संविधान में एकता और अखंडता की भावना बढ़ाने के लिए देश की विविधता को एकता में पिरोने की काम करती है, अखंडता का रक्षा, ये तो बता ही दी थी। ये हो गया ना। सामाजिक विज्ञान का भी क्या उद्देश्य है? तो सामाजिक विज्ञान में सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं। सामाजिक विज्ञान दर्शन सामाजिक समस्याओं पर अध्ययन करने और समाधान खोजने पर केंद्रित है। सामाजिक विज्ञान का दर्शन सामाजिक संरचना का विश्लेषण करना, सामाजिक संबंधों पर को समझने पर केंद्रित है। सामाजिक विज्ञान का दर्शन सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करना और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, ये बात है। ठीक है, ये वही बात है, सिद्धांत है उसका, आप इसको देख लीजिएगा। पर्यावरण के महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा है जो पृथ्वी के तापमान को वृद्धि कर रहा है, इस समय बढ़ा रहा है। वनस्पति वृक्षों की कटाई हो रही है जिससे पर्यावरणीय मुद्दा है जो जैव विविधता को कम कर रहा है। जलवायु परिवर्तन को ये भी बढ़ावा दे रहा है। प्रदूषण एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा है जो जलवायु, मिट्टी को भी प्रदूषित करके पूरी पृथ्वी को प्रदूषित कर रहा है। जैव विविधता की हानि हो रही है, ये भी एक मुद्दा है जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को कम कर रहा है। दर्शन क्या है इसका? पर्यावरण के दर्शन में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर केंद्रण है जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखने का काम करती है। ठीक है, पर्यावरण के दर्शन में जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण केंद्रित करना है जो परिवर्तनों के प्रभावों को कम करता है, ये है। इससे सब हो गया, ये दोबारा हो जा रहा है इसलिए आपको समस्या हो रही है। ठीक है, सिद्धांत की बात हो ही गई, हमने बता ही दिया आपको। अच्छा, कुछ संसाधन है भैया। हाँ, संसाधन के बारे में आप देख लो। हाँ, संसाधन उन सामग्री या साधनों को कहते हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करने में मदद करता है, उसको संसाधन कहते हैं। जैसे नदियाँ संसाधन है, जल संसाधन है, वायु संसाधन है, मिट्टी संसाधन है, पर्वत, पहाड़, नदियाँ सब संसाधन है। हमारी ज़रूरतों को, हमारे कामों को आसान बनाने के लिए जो हम चीज़ों को उपयोग करते हैं वो सारी चीज़ें संसाधन है। जल भी संसाधन है, भूमि भी संसाधन है, वनस्पति भी संसाधन है, खनिज भी संसाधन है। खनिज हमारे लिए क्या उपयोग है? उद्योगों को बढ़ावा देता है। वनस्पति हमारे जीवन में ऑक्सीजन और दुनिया भर की खाद्य पदार्थ, दुनिया भर की दवाएं, सारी चीज़ें देता है। भूमि खुद ही संसाधन है। हाँ, जल ऑलरेडी संसाधन है, जल के बिना तो जीवन ही नहीं संभव है। मानव संसाधन में एक श्रम संसाधन है, हमारे पास युवा आबादी है। बुद्धिमत्ता भी एक संसाधन है, जितने ज़्यादा बुद्धिमान लोग इस देश में होंगे वो संसाधन का काम कर देंगे। उनकी भी हमको इतनी ज़रूरत है कि उनके बिना हमारा देश विकास नहीं कर सकता। कौशल भी एक संसाधन है, यदि आपके पास स्किल है तो भैया उस स्किल से हम यूज करके अपने देश को विकास की तरफ ले जाएंगे। पूंजी भी एक संसाधन है, आर्थिक संसाधन में आता है। पूंजी नहीं रहेगी तो उससे आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। बुनियादी ढांचा भी संसाधन है, अगर बुनियादी ढांचा बना हुआ है तो वो आपको जो है कि विकास करने में आपकी मदद करेगा। आप उसी सड़क, उसी रेट, उसी पुल, उसी स्कूल, उसी हॉस्पिटल, ये बुनियादी ढांचा है, इससे आप जो है कि मदद लेके आप अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। आर्थिक संसाधन की बात कर लिए हमने, हो गया। अच्छा, पूंजी संसाधन है, बुनियादी ढांचा संसाधन है, प्रौद्योगिकी भी संसाधन है, टेक्नोलॉजी जिनके पास नहीं वो गरीब है। सामाजिक संरचना भी संसाधन है, सामाजिक संरचना संसाधन समाज के लिए भी आवश्यक है। सांस्कृतिक संसाधन है, शैक्षिक भी संसाधन है, शिक्षा वाली बातें।
संसाधनों का महत्व तो क्या है कि जीवन के लिए आवश्यक है, ये आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, समाज के विकास के लिए आवश्यक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक है। चोल के बारे में पढ़ लो भैया। दक्षिण भारत के एक शक्तिशाली प्रभावशाली साम्राज्य था जिसकी सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक बहुत महत्व थी। चोलों के समय में मूर्तियों का जो कांस्य युग की जो है नर्तकी की मूर्ति मिली थी, वो सबसे बेस्ट, सर्वोत्तम जो है कि वो मूर्ति मानी गई पूरी दुनिया में। चोलों ने बहुत सारे मंदिर बनवाए। चोले इतना प्रशासन मतलब इतना मजबूत थे कि उनकी जो है कि नेवी बहुत पावरफुल थी। बहुत लोगों को हराए, साउथ ईस्ट एशिया में गए, इंडोनेशिया तक गए, श्रीलंका को कब्जा किया। हाँ, तो ये राजेंद्र प्रथम उसका सबसे जो है कि महत्वाकांक्षी और मजबूत जो है कि विजयालय जो था वो चोल राज्य की स्थापना किया था। तो सामाजिक संरचना एक जटिल संरचना थी, विभिन्न जाति के लोग रहते थे, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी समाज में, शिक्षा और संस्कृति पर ये जो है कि महत्व दिया इन्होंने। हिंदू धर्म उस समय महत्व दिया जाता था। बौद्ध मंदिर, बौद्ध धर्म, जैन धर्म को भी चोलों ने महत्व दिया। धार्मिक सहिष्णुता थी उनके राज्य में। संगीत और नृत्य, चोल संगीत और नृत्य में बहुत महत्व दिया। कई संगीत और नृत्य शैलियाँ यहाँ विकसित हुई। वास्तुकला और मूर्तिकला को तो स्वर्ग ही बना रहे थे ये। अद्वितीय मंदिर को मूर्तियों बनाए, बृहदेश्वर चोल मंदिर। ठीक है। साहित्य और कविता के लिए भी जाना जाता है। भक्ति आंदोलन के कुछ नेता हैं, इनका नाम आप देख लीजिए। रामानंद को कौन नहीं जाता, ये ध्यान देना। सबसे पहले शंकराचार्य, अद्वैतवाद। शंकर ने बताया, 35 साल की उम्र में मर गए, इन्होंने बताया कि आत्मा ही परमात्मा है, प्रकृति की पूजा, आत्मा को आप ज्ञान मार्ग की बात किया शंकर ने। वही रामानुजाचार्य, इन्होंने भी इसी से मिलता जुलता। रामानुजाचार्य के शिष्य थे रामानंद। रामानंद भक्ति आंदोलन के प्रणेता, ये भी साउथ के, तीनों साउथ के। रामानुजाचार्य के शिष्य रामानंद भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत लाए और राम की पूजा स्टार्ट करवाए। सभी जाति धर्म को लोगों शिष्य बना के जातिवाद पर कड़ा प्रहार इन्होंने किया। एक ईश्वरवाद पर बल देते हुए राम की पूजा की बात कही। कबीरदास रामानंद के शिष्य हैं, लेकिन थोड़ा सा हट के हैं। ठीक है। हाँ, कबीरदास समाज में बुराइयों के खिलाफ संघर्ष करते रहे। कर्मकांड, बाहरी अमंडर, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, इन्होंने इसका घोर विरोध किया। ईश्वरवाद में आस्था, निराकार ब्रह्मा की बात की। रामानुजाचार्य बताया हमने, शंकराचार्य के पहले रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद की बात की। इन्होंने कहा कि इन्होंने भी एक ईश्वरवाद की बात की। इन्होंने ईश्वर को पाने के लिए भक्ति मार्ग की बात की। इन्हीं के शिष्य थे रामानंद। माधवाचार्य द्वैतवाद की बात की। हाँ, भक्ति मार्ग में ईश्वर की साधना। नानक, अच्छा, रामानंद के इस शिष्य सूरदास भी थे, उन्होंने कृष्ण भक्ति की बात की। नानक सिख धर्म में ईश्वरवाद पर बल दिया। चैतन्य प्रभु, ये भैया ये भी थे ईश्वरवाद पर बल देने। ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये कंप्लीट हो गया बच्चों। अब इसके बाद क्या है कि आप इसको देखिए, समझिए 2 से 3 बार पूरी तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थोड़ा सा जल्दी में समराइज़ किए हैं। कोई भी समस्या होगी आप कमेंट ज़रूर करना, फिर इसके बारे में कुछ आपको बताया जाएगा। थैंक यू सो मच।